हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल काय एक्सप्लेनर। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो बनाने में 2 घंटे लगते हैं। कोष्टक अध्याय 71। माउंट हुआ में कुछ बदल गया है 2। ये बहुत ज्यादा काम है। चुनम्यान पहाड़ पर चढ़ते समय उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से उनकी झुंझलाहट झलक रही थी। ये बहुत धीमी है। चुनम्यान ने आह भरी। उन्होंने अपने पिछले जन्म में कभी कोई शिष्य नहीं बनाया था। यहाँ तक कि उसका सहयुन, जो हमेशा चुनम्यान को परेशान करने के लिए कारण खोजता रहता था, उसने भी कभी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह कोई शिष्य ले ले। उनके सहयुन ने अन्य बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श किया, जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या चुनम्यूंग की अद्वितीय तलवारबाजी भविष्य की पीढ़ियों को हस्तांतरित होगी। उन्होंने उनसे कहा, मैं भी इस बारे में चिंतित हूँ। हालांकि मैं अभी भी एक इंसान हूँ। मैं भी दूसरों की तरह ही सहानुभूति और प्यार महसूस करता हूँ। मैं कभी भी किसी शिष्य को अपने अधीन भेजने का अनुरोध नहीं कर सकता। चुनम्यांग एक ऐसा आदमी है जो कुत्ते को सीधा न चलने पर पीट सकता है। बच्चों ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए? अगर हम ताओवादी हैं जो ताओ की साधना करते हैं, तो हम क्रूरता के ऐसे कृत्य नहीं कर सकते। तब से किसी ने भी चुनम्यांग को शिष्य बनाने के लिए नहीं कहा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उन कमीनों ने मेरे बारे में जो चाहा वही बोला। उनके तरीकों में इतनी बुराई क्या है? वे बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं। बेशक इसमें बहुत मेहनत लगी। चुनम्यांग द्वारा तृतीय श्रेणी के शिष्यों का पालन पोषण करना किसी वयस्क द्वारा शिशु को चलना सिखाने से भिन्न नहीं था। अगर कोई और होता तो वे बच्चे को दुलारते और हर कदम पर उसे थामे रखते। हालांकि बच्चा तभी सही मायने में स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है जब उसे अपने पैरों से नीचे गिराया जाए और वह खुद ही सब कुछ समझ ले। उफ, मैं तो इस तरह से कष्ट सहने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। परिणाम स्वरूप इसमें अपेक्षा से अधिक समय लगा, और जैसे जैसे प्रशिक्षण लंबा खींचता गया, चुनम्यांग के पास अभ्यास के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा। वह लगभग उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह प्रशिक्षण के लिए अपनी नींद का त्याग करने के लिए तैयार था। चुनम्यांग ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। सहयुन, क्या मुझे इतना आगे जाना होगा? मेरे लिए बस कोशिश करना और खुद को विकसित करना आसान है, बजाय इसके कि मैं उनके साथ आने का इंतजार करूं। अच्छा, तो फिर ऐसा ही करो। अरे, गंभीरता से चुनम्यांग ने आह भरी। वह अच्छी तरह जानते थे कि माउंट हुआ के पूर्व गौरव को अकेले पुनः प्राप्त करना असंभव होगा। बेशक चुनम्यांग अकेले ही माउंट हुआ को मशहूर बना सकता था, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं जी सकता था, है न? तो क्या उसके मरने के बाद माउंट हुआ गायब नहीं हो जाएगा? चुनम्यांग को माउंट हुआ की भावना का सृजन करना था, जो कभी लुप्त नहीं होगी। खूबसूरत पंखुड़ियों वाला फूल अच्छा होता है, लेकिन ये जल्दी मुरझा जाता है और सड़ जाता है। माउंट हुआ की आत्मा एक बड़े पेड़ की जड़ों की तरह होनी चाहिए। ये दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन यह अस्तित्व को जीवित रखती है। मुझे पता है, जीवन इतना आसान कैसे हो सकता है। चुनम्यांग को अपने सामने आने वाले कार्य से घबराहट होने लगी। पहाड़ पर चढ़ते समय वह अपने विचारों को व्यवस्थित करता रहा। अपने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर उसने जल्दी से आसपास के वातावरण का जायजा लिया। वह यहाँ दोबारा नहीं आएगी, है ना? वह 1 घंटा पहले ही आ गया था। ये सभी के बिस्तर पर जाने का समय था। कोई भी शिष्य चाहे कितना भी प्रेरित क्यों न हो, वे इस समय प्रशिक्षण के लिए नहीं आएंगे। बेशक उससे बाद में उससे मिलना होगा, लेकिन वह तब होगा जब वह आधिकारिक तौर पर माउंट हुआ पर वापस आएगी। ओह, चुनम्यांग ने चारों ओर देखते हुए अपनी कमर में बंधी लकड़ी की तलवार उठाई। तलवार को देखती उसकी आंखें गंभीर थीं, क्योंकि वह सीधा खड़ा था। बच्चों को पढ़ाते समय उसकी चंचल आंखें फीकी पड़ गईं। उनकी जगह एक तलवारबाज की आंखें थीं जो अपनी तलवार के साथ अनगिनत युद्ध क्षेत्रों में गया था। क्या मैं अपने पुराने रूप में लौटना चाहता हूँ? नहीं, ये पर्याप्त नहीं होगा। चुनम्यांग ने अपनी पूरी नींव तोड़ दी। उसने अपने पिछले जीवन में जो इतिहास बनाया था उसे नकार दिया और एक नई नींव रखी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा। चुनम्यांग ने अपनी ताकत का आधार बदल दिया, लेकिन वह अपनी तलवारबाजी नहीं बदल सका। अगर तलवार नहीं बदली जाती तो उसे अपनी तलवार को और मजबूत बनाना पड़ता। थोड़ा ज्यादा ताकतवर, तेज। नहीं, ये काफी नहीं था। क्या मैंने स्वर्गीय दानव को पराजित कर दिया? नहीं। यदि स्वर्गीय दानव ने पहाड़ पर चढ़ने वालों के संयुक्त प्रयासों के बाद अपनी ऊर्जा समाप्त नहीं की होती, तो चुनम्यांग उसे कभी नीचे नहीं ले जा पाता। चुनम्यांग ने दावा किया था कि वह दुनिया का सबसे महान तलवारबाज है, लेकिन वह एक हरा हुआ व्यक्ति था जो सामने से संघर्ष में स्वर्गीय दानव को हराने में असमर्थ था। क्या होगा अगर मैं अकेले ही स्वर्गीय दानव को हरा सकता? यदि ऐसा होता तो कोई और नहीं मरता। सहयुन और साजे दोनों सुरक्षित रूप से माउंट हुआ पर लौट आए होंगे। वे शांति से अपना जीवन जी रहे होंगे, और उनका सहयुन फिर से चुनम्यांग को परेशान करने लगेगा, जबकि वह चुपके से शराब पी रहा होगा। तब माउंट हुआ ढह नहीं गया होता, और स्वर्गीय दानव के साथ उस पर्वत पर कोई भी नहीं मरा होता। खेद, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। चुनम्यांग अतीत को पकड़कर रोने वालों में से नहीं था। समस्या ये थी कि आगे क्या होने वाला था। इसकी क्या गारंटी है कि स्वर्गीय दानव जैसा कोई व्यक्ति फिर से प्रकट नहीं होगा? शायद स्वर्गीय दानव से भी अधिक भयावह चरित्र उनका लक्ष्य हो सकता है। माउंट हुआ को सभी संभावित संकटों से बचाने के लिए उसे शक्तिशाली बनना पड़ा। दुनिया में किसी से भी महान, अतीत के चुनम्यांग और स्वर्गीय दानव से भी अधिक।
वैसे करने के लिए चुन म्यून की तलवार, जो अतीत में लगभग पूर्ण थी, स्वर्गीय दानव को चोट नहीं पहुंचा सकी। क्यों? क्योंकि उसने तलवार को और अधिक तेज करने की कोशिश नहीं की थी। नहीं, बाघ का पंजा चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वह उड़ते हुए पक्षी को नहीं पकड़ सकता। एक सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। स्वर्गीय दानवों की मार्शल आर्ट ने चुन म्यान की हर उस बात को तोड़ दिया जिसे वह सही मानता था। मानो चुन म्यान का उपहास उड़ाया जा रहा हो, जो सोचता था कि पूर्वजों द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलकर ही अंत तक पहुंचा जा सकता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जमीन पर पैर रखकर आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते पक्षी को देखता है, उसी प्रकार उसके पास उस अप्राप्य स्वप्न को घूरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि चुन म्यान स्वर्गीय दानव स्तर तक पहुंचना चाहता था, तो उसे पहले अपने अतीत से आगे बढ़ना होगा। आखिर कैसे? चुन म्यून की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे इसे फेंकना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ त्याग देना। बर्तन खाली होने पर ही उसमें कुछ नया भरा जा सकता है। हालांकि चुन म्यान ने पुनर्जन्म लेते समय पहले ही सब कुछ खाली कर दिया था। अब उसे इसे फिर से भरना होगा। तो फिर उसे इसमें क्या भरना चाहिए? क्या ये माउंट हुआ की शिक्षाएं होंगी या चुन म्यून का अपना मार्ग? यदि नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुन म्यून की तलवार धीरे धीरे चलने लगती है। माउंट हुआ की तकनीकों और शिक्षाओं की रक्षा करें, माउंट हुआ के मार्गदर्शन को त्याग दें, या चुन म्यान के रूप में एक नया रास्ता बनाएं। ये सब एक जुनून है। सही है सहयुन, अगर भरना स्वाभाविक था तो चीजों को फेंकना भी स्वाभाविक था। क्या भरना है और क्या फेंकना है, ये तुरंत तय करने की जरूरत नहीं थी। देखना, क्या तलवार अब भी वैसे ही नहीं चल रही है जैसे पहले चलती थी? सीमाएं निर्धारित न करें। जिस क्षण आप तय करते हैं कि क्या स्वीकार करना है और क्या त्यागना है, तलवार उन सीमाओं से बंध जाती है जो बनाई गई हैं। इसे अकेला छोड़ दें। तलवार को अपनी मर्जी से और चुन म्यान की इच्छा के अनुसार चलने दें। चुन म्यान की तलवार अंधेरे को चीरती हुई मुलायम चाप बनाती थी। उसी समय ऐसा लगा जैसे आसमान में बेर के फूल खिलने लगे हों। यद्यपि यह माउंट हुआ का प्लम ब्लॉसम था, लेकिन यह उससे भिन्न था जिसे चुन म्यान जानता था। यह थोड़ा अधिक जीवंत और थोड़ा सौम्य था। ये फैला, बिखरा और फिर नीचे उतर गया, पूर्व से पश्चिम और वापस पूर्व की ओर। चुन म्यून की तलवार की नोक पर लगे बेर के फूल खिल गए। इसके तुरंत बाद सफेद फूलों ने रात के आसमान पर कब्जा कर लिया, जिससे उस पर्वत शिखर पर जल्दी वसंत आ गया जहाँ वो प्रशिक्षण ले रहा था। कोमल, तेज, आकर्षक और सुंदर। हालांकि बेर के फूल मुरझाने को बाध्य हैं। चोटी के ऊपर बेर के फूल ऐसे गायब हो गए जैसे कि वे महज एक कल्पना हो। चुन म्यान उस लुप्त होती हुई माया के बीच अकेला खड़ा था। अपनी तलवार तानकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ सीखा है। उसे पूरी तरह से समझ तो नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने एक ठोस कदम आगे बढ़ा दिया है। यद्यपि यह माउंट हुआ की तलवार थी, लेकिन ये चुन म्यान की अद्वितीय तलवार थी, जो माउंट हुआ की अन्य तकनीकों से बेहतर थी। एक तलवार जो उसकी सीमाओं और माउंट हुआ की सीमाओं से भी आगे जा सकती है। ओह, चुन म्यान ने धीमी आह भरी। यह आसान नहीं होगा। ये किसी नई तलवार कला का आविष्कार करने के बारे में नहीं था। यह एक नई सीमा खोलने और नए अवसर पैदा करने के बारे में था। फिर भी यह एक लंबा रास्ता था। जिस तरह चुन म्यान का इतिहास उसके साथ बढ़ता है, उसी तरह ये तलवार भी बढ़ेगी। अब ये केवल बेर के फूल की कली थी, लेकिन किसी दिन अचानक चुन म्यान की तरफ से एक आवाज आई और वह भाग गया। वाह फक, क्या इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कोई और सामने आ गया। चुन म्यान भयभीत बार बार पर के झपकाता रहा और ये देखने लगा कि वह कौन है। क्या ये पिछली बार वाली लड़की है? यू कुछ, अरे हाँ, यू इसोल, यही उसका नाम था। यू इसोल चुन म्यान को शून्य दृष्टि से देख रही थी। नहीं, पर वो मेरे इतने करीब कैसे आ गई? मुझे तो उसका एहसास ही नहीं हुआ। चाहे उसकी तकनीक कितनी भी बढ़िया क्यों न हो, चुन म्यान उससे बेहतर होना चाहिए। भले ही वह गहरी एकाग्रता में हो, वह अपने आसपास के लोगों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पिछली बार भी इस महिला ने यही किया था और अचानक कहीं से अचानक सामने आ गई थी। आखिर उसे क्या हुआ था? क्या वह हत्या की कला में निपुण हो गई है? वह ऐसा कैसे करती रहती है? सोचने पर इस समय उसके आगे होने के बावजूद वह उसकी उपस्थिति को बमुश्किल ही महसूस कर पा रहा था। यह एक बात थी जब आप पूरी तरह से अपनी आंखों और कानों पर निर्भर थे, लेकिन एक ताओवादी के लिए ऐसा होना अकल्पनीय था, जिसने सभी 5 इंद्रियों पर महारत हासिल कर ली है और अपने आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए अपनी क्यूई का उपयोग करता है। यू इसोल को अपनी ओर घूरते देख चुन म्यान को गहरी चिंता हुई। मैं इसे कैसे ठीक करूं? उसने कितना देखा। फिलहाल उसे यह पता लगाना था। यू इसोल ने अपना मुंह खोला। प्लम ब्लॉसम, सब कुछ। उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। उसने अपना सिर एक ओर झुका लिया जैसे कि वह समझ नहीं पाई कि उसने क्या देखा। ठीक है, हाँ, समझ में नहीं आया। चुन म्यान खिलखिलाकर मुस्कुराया। अगर कोई और होता तो इस स्थिति में अवाक रह जाता, लेकिन चुन म्यान कौन था? माउंट हुआ की अभूतपूर्व दुर्घटना। उनके सहयोग ने हर बार ये बताना सुनिश्चित किया कि चुन म्यान के माउंट हुआ में शामिल होने के बाद जितनी दुर्घटनाएं हुई, उतनी उनकी दीक्षा से पहले पूरे संप्रदाय के इतिहास में नहीं हुई। इतने अनुभवी चुन म्यान के लिए ये स्थिति कुछ भी नहीं थी। सबसे पहले उसे स्वाभाविक रूप से कार्य करने की आवश्यकता थी। उसने यू इसोल के सामने अपना सिर झुकाया।
क्या आप? जैसे ही चुन म्यांग एक कदम और आगे बढ़ा, यू यीसो चौंक पड़ी। क्यों झिझक रहे हो? ये यीसो ने गंभीर निगाहों से चुन म्यांग को देखा। क्या आप गवाह को चुप कराने के लिए मुझे मार डालेंगे? क्या बकवास है, क्या तुम पागल हो? स्वाभाविक रूप से उसके मुंह से शब्द निकल गए। चुन म्यांग ने बिना कुछ सोचे समझे ही गाली दे दी और सदमे में अपना मुंह ढक लिया। एक और दिन बर्बाद हो गया। आखिर इस औरत को क्यों आकर उसे इतना परेशान करना पड़ा? अब केवल एक ही रास्ता था। चुन म्यांग ने अपना हाथ हिलाया और तेजी से घटनास्थल से भाग गया। तो फिर अभी के लिए अलविदा। अरे रुको! यू यीसो ने चुन म्यांग को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और पूरी गति से भाग गया। जब आप कोई बहाना नहीं बना सकते तो समस्या से पूरी तरह बचना ही बेहतर है। यू यीसो ने अपना हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ाया, लेकिन जब वह जा चुका था तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। बेर के फूल, वह खाली आंखों और भीगी मुट्ठियों से भागते हुए बच्चे की पीठ की ओर देखने लगी। मुझे पकड़ा गया। ये स्पष्टतः चुन म्यांग की गलती थी। हालांकि इस बारे में सोचते हुए, अगर सिर्फ एक व्यक्ति ने उसे पकड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वह सबको बता भी दे कि क्या हुआ तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अब से उसे सावधान रहना होगा। अगर सिर्फ एक गवाह होगा तो उसे पागल मान लिया जाएगा, लेकिन अगर 3 या उससे ज्यादा लोगों ने देखा तो हर कोई उस पर यकीन कर लेगा। जब बाइक शिष्य वापस लौटेंगे तो मुझे अपने प्रशिक्षण में सावधानी बरतनी होगी। सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं है ना? चुन म्यांग ने दृढ़ चेहरे के साथ सिर हिलाया। बेग के शिष्यों के आने से पहले मुझे कुछ करना है। वह शीघ्रता से संप्रदाय की ओर उतरने लगा। अध्याय 72। माउंट हुआ में कुछ बदल गया है 3। यहाँ, ओह युवा मास्टर, आप फिर से यहाँ हैं। इस तरफ आइए, हम आपको एक अच्छी सीट पर ले चलेंगे। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, है ना? अरे वाह, ऐसा क्यों होगा? आपके लगातार आने की वजह से व्यापार अच्छा चल रहा है और जीवन जीने लायक है। हाँ, रेस्तरां मालिक के निर्देश पर चुन म्यांग खिड़की वाली सीट पर चला गया। ये रहा ठंडा गीला तौलिया। बस 1 मिनट और रुको, मैं वो शराब लेकर आता हूँ जो हमेशा तुम्हारे पास होती है। आज तुम क्या खाना पसंद करोगे? आप जो भी सुझाव दे मुझे दे दीजिए। हाँ, मैं शेफ से बात करूंगा और सबसे अच्छा खाना तैयार करने के लिए कहूँगा। मुझे सबसे अच्छा नहीं चाहिए, मुझे सबसे स्वादिष्ट चाहिए, कमीने। वह किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह आदमी दौड़कर रसोई में गया और ठंडी शराब की 2 बोतलें ले आया। और ये हो गया। धन्यवाद। चुन म्यांग ने बिना देरी किए ढक्कन खोला और बोतलें प्राप्त होते ही उन्हें अपने गिलास में डाल दिया। शराब डालने की आवाज से लेकर शराब पीने की क्रिया तक सब कुछ आनंददायक था। लोग इसी स्वाद के लिए जीते हैं। चाहे चुन म्यांग ने कितना भी विशेषाधिकार अर्जित किया हो और चाहे वह ताओवादियों के नियमों की कितनी भी कम परवाह करता हो, फिर भी एक तृतीय श्रेणी के शिष्य के लिए माउंट हुआ में शराब पीना अस्वीकार्य था। शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं था, लेकिन संप्रदाय के भीतर इस पर सख्त पाबंदी थी। लेकिन चुन म्यांग कौन था? वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वही करना पड़ता था जो उन्हें न करने को कहा जाता था। विशेष रूप से वे कार्य आकर्षक लगते थे जिन्हें करने के लिए मना किया गया था। अजीब बात है, अगर आप मुझे खाने से मना करते हैं तो मैं और अधिक खा लेता हूँ। चुन म्यांग ने अपनी गुफा में जो 2 बोतलें रखी थी वे बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और अब उसके लिए अपनी वर्दी बदलना और इस स्थान पर रुककर अपनी इच्छानुसार कुछ भी लेना उसकी दैनिक दिनचर्या बन गई थी, क्योंकि संप्रदाय के नेता ने उसे इसकी अनुमति दे दी थी। वह इस रेस्टोरेंट में कितनी बार आया था ये तो केवल उस जगह का मालिक ही जानता होगा। कुआ। चुन म्यांग ने एक गिलास गटक लिया और दूसरे गिलास की ओर ऐसे देखा जैसे वह नश्वर लोक को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश कर गया हो। ताओवादियों से अपेक्षा की जाती है कि वे जीवन में प्रवाह के साथ चलें, तो फिर उन पर ये सभी मूर्खतापूर्ण प्रतिबंध क्यों हैं? क्या ताओवादी नियम मूर्खतापूर्ण नहीं है? क्या चुन म्यांग भी ताओवादी है? नहीं, वह थोड़ा अलग था। चुन म्यांग ने एक और गिलास भरा और उसे अपने होठों तक लाया। बिना कुछ रोके उसने गिलास की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए धीरे से घूंट भर लिया। ये वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, साहुन। शराब का स्वाद सबसे अच्छा तब लगता था जब उस चिड़चिड़े साह्यून की चौकस निगाहों से छुपकर रहा जाता था। मैं अभी भी यही हूँ। वहाँ पर कोई नहीं था। चुन म्यांग ने शीशे की ओर देखा और मुस्कुराया। यह अजीब लगा। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को याद नहीं किया, लेकिन अब वह शराब पीते समय भावुक हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अपने विचारों में बहुत गहरे डूबा हुआ था। जो बीत गया सो बीत गया। अगर साह्यून उसका ये रूप देखते तो उस पर हंसते। इस दुनिया में चाहे उन्हें ताओवादी, संत या देवता कहा जाता था, उनका साह्यून स्वाभाविक रूप से एक चंचल बूढ़ा कमीना ही था। चुन म्यांग के लिए भी यही बात लागू हुई। अब यहाँ तेंदुए की मछली की खाल है और यहाँ सुअर के पैर हैं। तेंदुए की मछली की खाल सीप के मांस, सुअर के मांस और जेलीफिश से बनाई गई थी और दूसरी प्याज और सुअर के पैरों से बनाई गई थी। दोनों ही शांति खाद्य पदार्थ थे। पोर्क बेली के बारे में क्या? ये जल्द ही आ रहा है। चुन म्यांग ने अपने चॉपस्टिक उठाए और अपने होठों को चटकाया। क्या उसकी मेज पर रखी चीजें बेहतरीन व्यंजन नहीं थी? एक गिलास शराब पीने के बाद मांस का एक स्वादिष्ट टुकड़ा खाना निर्वाण में प्रवेश करने से अलग नहीं लगता। ये स्वर्ग है। साह्यून, माफ करना, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुशी से रहो। दरवाजा खुला और कुछ आदमी अंदर आए।
स्वागत। मालिक दौड़कर उनका अभिवादन करने गया। प्रवेश करने वाले सभी लोग युवा पुरुष और महिलाएं थे। रुको, शायद वे युवा माने जाने के लिए बहुत बूढ़े हैं। पुरुष लंबे, मजबूत और सुविकसित लग रहे थे, लेकिन महिलाएं निश्चित रूप से पुरुषों की तुलना में थोड़ी छोटी थी। किसी भी मामले में चुन म्यांग ने उन्हें बगल से देखा। जो लोग अंदर आए वे चुन म्यांग के बगल वाली मेज पर बैठ गए। चुन म्यांग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वापस खाना खाने चला गया। हमें बहुत लंबे समय के बाद खाना खाने को मिला है। हमें अब उपवास की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, साह्युन। क्या हम इसीलिए यहाँ नहीं आए हैं? हमारी प्राथमिकता जल्द से जल्द पहाड़ पर जाना और अपने बड़ों का अभिवादन करना है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे पहले यहाँ रुकने के बारे में समझेंगे। साह्युन, बुजुर्ग, चुन म्यांग ने भौहें सिकोड़ी और अपने बगल में बैठे लोगों की तरफ देखा। उन सभी की वर्दी काली थी और छाती पर बेर के फूल का पैटर्न बना हुआ था। बेग शिष्य, उनके पास करायदार बेर का फूल था, इसलिए वे सभी माउंट हुआ से थे। चुन म्यांग ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था और उनकी उम्र भी मेल खाती थी, इसलिए वे बेग के शिष्य ही थे। चुन म्यांग ने अपना सिर झुका लिया। उसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन वह उन्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहता था। नहीं, वह उनसे उलझना चाहता था। सौभाग्य से वह वर्दी में नहीं था, इसलिए जब तक वह उनसे उलझता नहीं तब तक कोई समस्या नहीं होती। मैं ठीक से खा भी नहीं पा रहा हूँ। उफ, मुझे खाना निगलने के बाद जल्दी से निकलना है। इन लोगों से मिलना अभी बहुत मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि आप इनसे बिल्कुल भी न मिलें। लेकिन समायु कहाँ है? मुझे लगता है कि वह सबसे पहले माउंट हुआ पर चढ़ी थी। क्या हमने हुआ में मिलने का निर्णय नहीं लिया था? समायु ने हमारी बात कब सुनी? तब तो स्वामी को पहले से ही पता होगा कि हम यहाँ हैं। ये ठीक है, हर कोई जानता है कि समायु अद्वितीय है, तो फिर हम भाग्यशाली थे। बीच में बैठे युवक ने अपना साधारण ऑर्डर देना समाप्त किया और अपनी मेज पर बैठे सभी लोगों के लिए भोजन और शराब की मांग की। वो देखो, तस्क, चुन म्यांग ने भौहें सिकोड़ी। ये छोटे मोटे दूसरे दर्जे के शिष्य खुलेआम हुआ उनके बीच में शराब पी रहे हैं। भले ही संप्रदाय विफल हो रहा हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। आजकल के बच्चे सचमुच। क्या चुन म्यांग के बारे में क्या? खैर, वह अलग है। आखिरकार वह 100 साल के करीब है। सभी ने कड़ी मेहनत की और प्रशिक्षण को बहुत अच्छे से पूरा किया। हम में से कौन कह सकता है कि उसने साह्युन से ज्यादा दुख झेले हैं? हमने बस आपको फॉलो किया है। सही है, साह्युन के लिए ये सबसे कठिन समय था। बीच में एक लंबा युवक मुस्कुराता हुआ बैठा है। क्या वह सुंदर नहीं है? चुन म्यांग खुद भी काफी सुंदर था, लेकिन उस आदमी का काला लबादा और उसकी मौजूदगी, इसे कैसे कहा जाए? क्या वह परियों की कहानियों के महान नायकों की तरह नहीं लग रहा था? हम सभी ने मिलकर कड़ी मेहनत की है। मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि सभी ने कितनी मेहनत की है। इसलिए मैं आज आप सभी को शराब पिलाऊंगा। बोझिल महसूस न करें और जितना चाहे उतना पिएं। धन्यवाद साह्युन, बस ज्यादा नशे में मत हो जाना। हमें शाम को माउंट हुआ पर चढ़ना है। हाँ, मेज पर हंसी गूंज उठी। तो उन्होंने अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया और वापस लौटने पर हुआ में शराब पीने का फैसला किया। तो जिसे साह्युन कहा जा रहा है, वह बेग शिष्यों में महान साह्युन होना चाहिए और बाकी दूसरे दर्जे के बेग साह्युन हैं। अन्यथा वे बिना सोचे समझे इस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाते। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि संप्रदाय कैसा बनेगा। चुन म्यांग ने ये दृश्य देखकर नाक भान सिकुड़ी। जब वह द्वितीय श्रेणी का शिष्य था, तो वह दूसरों के साथ शराब पीने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता, तो उसे पूरे 1 सप्ताह के लिए पश्चाताप कक्ष में रखा जाता। यही कारण था कि चुन म्यांग को शराब पीते समय बहुत सावधान रहना पड़ता था। हाँ, उसने शराब पी थी। वह कैसे नहीं पी सकता था, लेकिन यह मौलिक रूप से अलग था। वह छुपकर शराब पीता था, उनकी तरह खुलेआम नहीं। चुन म्यांग के जहरीले विचारों से अनजान शिष्यों ने गिलास टकराए और पीना शुरू कर दिया। जैसे ही नाश्ता परोसा गया और मेज भर गई, माहौल गर्मा गया। मुझे जल्दी से खाना खाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। चुन म्यांग जल्दी आगे बढ़ा। फिर भी जैसे ही उसने खुद के लिए दूसरा गिलास भरा, उसने कुछ ऐसे शब्द सुने जिन्हें वह अनदेखा नहीं कर सका। बेग चोन साह्युन, यह क्या है साजे? इतनी मेहनत के बाद हम सम्मेलन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे, है ना? बेग चोन नाम के व्यक्ति ने अपनी बाहें मोड़ ली और सिर हिलाया। सही है साह्युन, साजे। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ। वह क्या है? प्रयास कभी भी मनुष्य को धोखा नहीं देता। बेग चंद की आंखों में एक शानदार चमक थी। हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हमने उस कठिन प्रशिक्षण को पार किया और लगातार खुद को परखा। भले ही हम जीत न पाए, क्या ये सच नहीं है कि हमने इस समय में सराहनीय प्रगति की है? हाँ साह्युन, जीत या हार के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। हम लंबे समय तक इस खेल में बने रहेंगे। अगर हम वर्तमान में अपनी आंखें खो देंगे, तो हम भविष्य को कभी नहीं देख पाएंगे। आहा, मैं तो अदूरदर्शी था। हालांकि मैं जीतना चाहता हूँ। बेग चौन ने धीरे से मुस्कुराया। जब उस सुंदर चेहरे पर मुस्कान आई, तो आसपास का माहौल भी खुशी से खिल उठा। वहाँ मौजूद शिष्यों ने उसे पूरे भरोसे से देखा, लेकिन पास में ही एक व्यक्ति था जिसका उसके भाषण के प्रति रुख बहुत खराब था। क्या वह अपने होठों पर तेल लगाता है?
चुन म्यांग ने खट्टे भाव के साथ शराब का घूंट लिया और उन सहज रूप से बहते घृणित मीठे शब्दों को सुना। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस तरह के शर्मनाक भाषणों का आनंद लेता। मुझे लगता है कि इस आदमी के बारे में कुछ छिपा हुआ है। वह दूसरों की तरह ही था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा महसूस होता था। हालांकि ऐसा नहीं लगता था कि वह एक बुरा इंसान था। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम अब दक्षिणी संप्रदाय के खिलाफ बराबरी के स्तर पर लड़ सकते हैं? कुआं बेकचौन ने उदास चेहरे के साथ अपना मुंह खोला। दक्षिणी किनारा संप्रदाय मजबूत है। क्या ये 10 महान संप्रदायों में से एक नहीं है? हाँ, अतीत में माउंट हुआ भी 10 महान संप्रदायों में से एक था। हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो हमारे और दक्षिणी किनारे के संप्रदाय के बीच का अंतर तुलना से परे बढ़ गया है। उन शब्दों से सबके चेहरे काले पड़ गए। लेकिन ये सिर्फ दूसरों का विश्वास है। बेकचौन ने बोलते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी, जिससे माहौल में ताजगी आ गई। कौशल जरूरी नहीं कि प्रसिद्धि के समानुपातिक हो। हम पिछले सम्मेलन में उनसे हार गए थे, लेकिन अंतर इतना बड़ा नहीं था। इस पूरे समय के दौरान क्या हमने अपनी नींद कम करते हुए अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया? इस बार हम उनके खिलाफ अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। दक्षिणी किनारे संप्रदाय के साथ क्या सदन एज अपनी शुरुआत से ही इतना महान था? क्या माउंट हुआ हमेशा से ही वह माउंट हुआ था जिसे हम जानते हैं? कोई भी बात पत्थर की लकीर नहीं है। अगर हम अथक परिश्रम करें तो हमारे लिए एक दिन अपनी वर्तमान स्थिति से परे देखना असंभव नहीं है। उन्होंने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में बात की, जिसने सुनने वालों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब सभी लोग बेकचौन की ओर प्रशंसा और सम्मान से देख रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई। हुआ बगल से एक धीमी हंसी। मेज पर बैठे 6 लोगों के सिर एक साथ घूम गए। ओह, यह महसूस करते हुए कि उनकी नजर उस पर है, चुन म्यांग ने अपना मुंह ढक लिया। अरे, मेरा प्रतिक्रिया देने का कोई इरादा नहीं था। ऐसी बेतुकी बातें सुनकर वह हंस पड़ा। सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए चुन म्यांग ने हमेशा की तरह स्थिति का समाधान निकाला। बस स्वाभाविक व्यवहार करें। और वह खांसने लगा। पुआ, ओह पुआ, खांसी, पुआ। चुन म्यांग ने जब देखा कि शिष्य आपस में बातचीत करने नहीं लगे तो वह क्रोधित हो गया। वे धोखा क्यों नहीं खा गए? मेरी एक्टिंग परफेक्ट थी। और अधिक जोर से खांसो। नवयुवक, क्या? बेकचौन धीरे से अपनी सीट से उठे और चुन म्यांग से बात की। नौजवान, तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी हुआ में तुम्हारा चेहरा देखा है। अगर यह बहुत असभ्य न हो तो क्या मैं तुम्हारा नाम और तुम किस परिवार से हो पूछ सकता हूँ? अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि चुन म्यांग को धोखा दिया गया? सही, एक ही स्वामी की एक महिला जो बाद में शामिल हुई। साजे का स्त्रीलिंग समतुल्य। अध्याय 73। माउंट हुआ में कुछ बदल गया है। 4। बेकचौन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह आदमी कौन है? वह किसी भी तरह से बेतुका नहीं था। जब से वे इस जगह पर आए हैं, उन्हें एक तरह की असंगति का एहसास हुआ है। अब जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। एक बच्चा जो शायद इस साल ही 15 साल का हुआ होगा, इतना महंगा खाना और शराब क्यों मंगवा रहा है? बेशक यह असंभव नहीं था। उच्च पदस्थ अधिकारियों के बेटे या धनी कुलीन वर्ग के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। व्यापारी परिवारों के बच्चे भी अक्सर छोटी उम्र से ही ऐसे सुखों का आनंद लेते हैं। समस्या ये थी कि यह हुआ था। जहाँ तक बेकचौन को पता था, यहाँ कोई उच्च पदस्थ अधिकारी, धनी परिवारों के वंशज या धनी व्यापारियों के बच्चे नहीं थे। अगर वे यहाँ थे भी तो चुन म्यांग की उम्र मेल नहीं खाती। तो फिर वह बच्चा कौन था जो हुआ में अकेले शराब पी रहा था? खांसी। बच्चा खांसने लगा और हाथ हिलाने लगा। मैं तो बस एक राहगीर हूँ। मेरी चिंता मत करो और अपना खाना जारी रखो। एक राहगीर। बेकचौन की आंखें नर्म हो गईं। ठीक है, ये भी संभव था। ठीक है, तो फिर चूंकि हम यहाँ मिले हैं तो क्यों न हम अपना परिचय दें। मैं बेकचौन हूँ, ग्रेट माउंट हुआ का द्वितीय श्रेणी का शिष्य। चुन म्यांग ने अपनी लंबी आस्तीन से अपना चेहरा ढकते हुए थोड़ा सा गुर्राहट की। उफ, ये कमीना इतना जिद्दी क्यों है? अब वह न तो पीछे हट सकता था और न ही उसे पीट सकता था। यदि ये तथ्य कि चुन म्यांग ने बेकचौन को पीटा था ताकि वह भाग सके, माउंट हुआ में फैल गया तो संप्रदाय का नेता क्रोधित हो जाएगा और अंजियों, जो इन दिनों उसे बहुत परेशान करने लगा था, उग्र हो जाएगा और चुन म्यांग को मारने की कोशिश करेगा। फिर चुन म्यांग ने जो कुछ भी बनाया था वह सब ढह जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वह बिना किसी कारण के इस युवक के साथ उलझने नहीं दे सकता। चुन म्यांग ने 2 बार खांसी। मेरे पास वास्तव में कोई नाम नहीं है जिसे मैं पेश कर सकूं। क्या बातचीत करते समय अपना चेहरा ढकना थोड़ा असभ्यतापूर्ण नहीं है? सज्जन, क्या सज्जन, तुम्हें मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, कमीने। चुन म्यांग की भावनाएं धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी थी। फिलहाल सबसे पहली चीज जो उसे करने की जरूरत थी वह थी आगे की बातचीत से बचना। चुन म्यांग चुपचाप उठ खड़ा हुआ। खैर, मुझे जाना होगा। पकड़ना, अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे। चुन म्यांग, जो पीछे मुड़ रहा था, मुस्कुराया और मेज पर रखी शराब की बोतल पकड़ ली तथा अपना चेहरा आधा ढके हुए झुका। अलविदा नौजवान, मैं आपसे थोड़ी देर और बात करना चाहता हूँ। मुझे माफ करें, मुझे पुरुषों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अलविदा। जैसे ही चुन म्यांग प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, बेकचौन के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वह सोचता है कि वह कहाँ जा रहा है।
उसी क्षण उसका हाथ चुंग म्यान के कपड़े के किनारे को पकड़ने के लिए गया। स्वूश! चुंग म्यान ने आसानी से उसकी पकड़ से खुद को अलग कर लिया और बेक चन के हाथ से बच निकला, जो हवा में कटा हुआ था। अपना ध्यान रखना। चुंग म्यान मेज के बगल वाली खिड़की से बाहर कूद गया और चला गया। बेक चॉन ने उस स्थान को खाली आंखों से देखा जहां चुंग म्यान छोड़कर गया था। वह इससे बचता रहा। उन्होंने निश्चित रूप से आखिरी समय में ग्रास्पिंग जॉइंट लॉक का इस्तेमाल किया। भले ही यह शिखर तक नहीं पहुंचा, फिर भी यह एक बच्चे को पकड़ने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इससे टाला गया। सहयुन, तुमने उसे क्यों नहीं पकड़ा? क्या तुमने उसे जाने नहीं दिया? बेक चन के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव दिखाई दिया। उसे इसका उत्तर क्या देना चाहिए? एक छोटे बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ना ऐसा काम नहीं है जो एक ताओवादी को करना चाहिए, जैसी कि साह्युन से उम्मीद थी। हाँ, बेक चॉन ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी। जरूर कोई गलती हुई होगी। वह शायद लंबी यात्रा से थक गया होगा, या शायद वह इस बात से बहुत राहत महसूस कर रहा था कि वह माउंट हुआ पर वापस आ गया है। यदि उन्होंने गंभीरता से इस तकनीक का उपयोग किया होता तो उस बच्चे को खोना असंभव था। मैंने सोचा था कि हुआउन में अधिक लोग हैं और अब वहाँ कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हुआउन कोई छोटी जगह नहीं है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम सभी को जान सके। अगर मौका मिला तो हम फिर से मिल सकते हैं। हाँ, सहयुन। बेक चॉन मुस्कुराया और अपनी सीट पर वापस चला गया, लेकिन उसकी मुस्कान पहले जैसी चमकदार नहीं थी। उफ, क्या खराब समय है। चुंग म्यांग ने सड़क पर पड़े एक पत्थर को लात मार दी। उसे वहाँ आकर हंगामा क्यों करना पड़ा? वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। वैसे क्या मेरी किस्मत खत्म हो गई है? सबसे कमजोर कमीने भी मेरे पैरों पर पैर रखने के लिए आते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब उसने सोचा कि वह खाना पूरा नहीं खा पाया तो उसका पेट दुखने लगा। उसने कितना पैसा बर्बाद किया। कम से कम मैंने शराब तो बचा ली। जैसे ही वह माउंट हुआ पर चढ़ता गया, चुंग म्यांग ने बोतल से पानी पीना जारी रखा। आहा, ये तो जीभ पर टिक जाता है। काश इसके साथ कुछ स्नैक्स भी होते। चुंग म्यांग ने अपने होठों को चटकाया और खाली बोतल फेंक दी। आह, पहाड़ पर चढ़ना कितना कठिन है। चाहे वह कितनी भी बार पहाड़ पर चढ़े, ऐसा लगता था कि वह कभी भी इसकी आदत नहीं डाल पाएंगे। लेकिन वह बेक चोन बच्चा। अचानक चुंग म्यांग की योजनाओं से बाहर के लोगों का एक समूह दिखाई दिया। बेशक उनकी उपस्थिति ने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा कष्टप्रद हो सकता है। चुंग म्यांग का जीवन माउंट हुआ पर बहुत आरामदायक रहा है क्योंकि उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए विशेष सुविधाएं मिली हैं। लेकिन ये सब नहीं था। सबसे बड़ा कारण था वरिष्ठों और तृतीय श्रेणी के शिष्यों के बीच उम्र का अंतर। बुजुर्गों की तुलना में, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी, तीसरी श्रेणी के शिष्य 20 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इससे उन्हें काम करने और प्रशिक्षण लेने में थोड़ी छूट मिली। सेना में एक सैनिक के लिए सबसे डरावना व्यक्ति जनरल या सम्राट नहीं होता, बल्कि उसका तत्काल पर्यवेक्षक होता है। क्या ये सामान्य ज्ञान नहीं है कि एक भ्रष्ट बॉस जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, दूर के मास्टरमाइंड से ज्यादा डरावना होता है? ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अन्यथा सोचेगा। उफ, बेक चॉन हूँ। पहले तो यह अजीब लगा। मुझे वहाँ नहीं हंसना चाहिए था, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। बेक चॉन से जो शब्द उसने सुने वे बहुत बेतुके थे। दक्षिणी एक संप्रदाय से आगे निकल जाओ। किस आधार पर? चुंग म्यांग बार बार अपनी जीभ चटकाता रहा। काश वे मूर्ख जो अपनी जुबान चलाते रहते हैं, कम से कम दक्षिणी छोर संप्रदाय के तृतीय श्रेणी के शिष्यों को तो हरा पाते। ओह माय सहयुन, इस युग में इन मूर्खों को देखो जिन्हें माउंट हुआ का शिष्य माना जाता है। सच में आजकल के बच्चे। उफ, चुंग म्यांग को तब और अधिक आश्चर्य हुआ जब उसने तृतीय श्रेणी के शिष्यों की स्थिति देखी। तीसरी श्रेणी के शिष्य मार्शल आर्ट कितना सीख सकते हैं? उन्हें मार्शल आर्ट क्या है इसका स्पष्ट स्वाद भी नहीं मिला होगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द्वितीय श्रेणी के शिष्य अलग हैं। तृतीय श्रेणी के शिष्यों को बुनियादी शिक्षा दी जाती है। द्वितीय श्रेणी के शिष्य प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी के शिष्य शिखर तक पहुंचते हैं, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए अपने स्वयं के मार्शल आर्ट पथ को पूरा करना स्वाभाविक है। सही है, यही मानक है। अरे बाप रे! चुंग म्यांग ने गहरी सांस ली। जब उसने द्वितीय श्रेणी के शिष्यों को देखा तो चुंग म्यांग का पेट फूल गया। हालांकि वे भी माउंट हुआ के शिष्य थे, इसलिए चुंग म्यांग को उन्हें गले लगाना चाहिए था। मुझे अपना कीमती समय इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के शिष्यों को देखकर उनके अंदर एक अज्ञात तात्कालिकता की भावना जागृत हुई। उफ, इन शिष्यों के सक्षम मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे और कितना इंतजार करना होगा। यह अभी भी बहुत बहुत दूर था। जो गुल सहयुन, सभी तृतीय श्रेणी के शिष्यों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। क्यों? हमारे वरिष्ठ लोग वापस आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या तुमने ग्रेट साह्युन को बताया? हाँ, उसने कहा कि वह जल्द ही वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। जोगुल ने अपने प्रशिक्षण कपड़े उतार दिए और नए पहन लिए। सूर्यास्त निकट आ रहा था। जब मैंने सोचा कि क्या वह अभी तक वापस आया है, जोगुल ने दरवाजा खोला, बाहर गई और चुंग म्यांग के कमरे का दरवाजा खोला। कोहा हुआ। जब उसने चुंग म्यांग को बिस्तर पर देखा तो जोगुल अवाक रह गया। वह अजीब तरीके से लेटा हुआ था और नींद में बड़बड़ा रहा था। क्या वह सचमुच नशे में था? शराब की गंध कहाँ से आ रही थी? घबराई हुई जोगुल चुंग म्यांग के पास दौड़ी, उसके कंधों को पकड़ा और उसे हिलाया।
चुन मायून, सजाए, चुन मायून, तुम पागल हो बस्ता। कुछ नहीं, आखिरी वाली बात भूल जाओ। वह उसे हिलाता रहा। सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। सेसुक वापस आ गए हैं। आपको जल्दी से नहा लेना चाहिए, आप अभी बहुत बुरे लग रहे हैं। चुन म्यांग ने अपना शरीर फैला लिया। मुझे लगता है कि जब मैंने ब्रेक लिया तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। यह कोई ब्रेक नहीं था। चुन म्यांग, दुनिया में कोई भी प्राणी तुम्हारी तरह नहीं सो सकता। बस इतना कहो कि तुमने शराब पी ली और सो गए। तुम पहले नहा लो। उफ। चुन म्यांग ने थोड़ी सीखी हुई छोड़ी और जल्दी से शराब की गंध फैला दी। जो गुल अपनी आंखें चौड़ी करके कुछ कहने ही वाला था। शराब की वह तीखी गंध एक पल में गायब हो गई। जो गुल ने सुनिश्चित करने के लिए सूंघा, लेकिन उसे कुछ भी गंध नहीं आई। मुझे अब शराब की गंध क्यों नहीं आ रही? शराब, तुम्हें क्या हो गया है? हम तो पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं सहयुन, हम ऐसी चीजें क्यों खाएंगे? हमें तो सजा मिलेगी। नहीं, मैं निश्चित रूप से। चलो चलें, अगर देर हो गई तो हमें सजा हो सकती है। जो गुल को लगा कि स्थिति थोड़ी अनुचित थी, लेकिन चुन म्यांग का कहना सही था कि अभी देर हो चुकी है, इसलिए वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। लेकिन हमें वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत करने क्यों जाना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वे वापस आ रहे हैं। हमें कम से कम उनका स्वागत तो करना चाहिए। वे एक लंबे और कठिन प्रशिक्षण सत्र से लौट रहे हैं। कठिन? क्या वे सोचते हैं कि किसी बंद स्थान पर रहने से विकास को बढ़ावा मिलेगा? संभवतः उन्होंने स्वयं को किसी इमारत या गुफा में 2 या 3 महीने तक बिना रोशनी के बंद कर लिया होगा। उपवास की गोलियां खाली होंगी तथा कुछ बार तलवारें घुमाई होंगी। उन्होंने शायद मन ही मन सोचा होगा, मैंने बहुत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। कितना व्यर्थ है। युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह जो जोड़े में अलग थलग थे, तलवारें या कुछ और चला रहे थे। कितना बेशर्म प्रशिक्षण। फिर भी उन्होंने अहंकार से अपने मुंह से कहा कि यह कितना मुश्किल था और वे केवल इसी के साथ दक्षिणी एज से आगे निकल सकते हैं। चुन म्यूंग के दिनों में ऐसा नहीं था। 100 साल पहले माउंट हुआ में ऐसी घटना घटित होना अकल्पनीय था। उन्होंने कहा कि वे दक्षिणी किनारे के संप्रदाय के बदमाशों को हर हाल में हरा देंगे। इस बार वे वाकई शानदार नतीजों के साथ वापस आ रहे हैं। यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता ने भी उनके प्रशिक्षण का पूरे दिल से समर्थन किया। क्या ऐसा है? हाँ, बेक च्योन सासुक ने इसका पुरजोर अनुरोध किया। चुन म्यांग ने नाक भान सिकुड़ी। जरूर जरूर, आपको अपने व्यवहार के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। बेक च्योन सासुक सख्त है, इसलिए यदि आप हमेशा की तरह व्यवहार करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। जरूर जरूर, मेरा यह मतलब। जरूर जरूर। जो गुल, जो उसे परेशान कर रही थी, को छोड़कर चुन म्यांग तीसरी श्रेणी के शिष्यों में शामिल हो गया। जब तक चुन म्यांग पहुंचा, तब तक काफी लोग पहले से ही इकट्ठे हो चुके थे। संप्रदाय के नेता, बुजुर्ग और अनसेसुक भी। हर कोई गेट पर खड़ा था, दूसरे दर्जे के शिष्यों के लौटने का इंतजार कर रहा था। वे आ रहे हैं। गेट खोलने, नवनिर्मित द्वार बाईं और दाईं ओर खुल गया। जल्द ही माउंट हुआ के द्वितीय श्रेणी के शिष्य काले वस्त्र पहने हुए दृश्य में प्रवेश कर गए। वातावरण में परिवर्तन देखिए, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। अनसासुक ने उनकी प्रशंसा की और तालियां बजाईं। बुजुर्गों ने भी खुश चेहरों के साथ उनका स्वागत किया। वहाँ केवल एक व्यक्ति था जिसका चेहरा उदास था। ये कब खत्म होगा? चुन म्यांग खाना खाने जाना चाहता था। शिष्यों का नेतृत्व करने वाले बेक च्योन ने चमकदार मुस्कान के साथ सभी को जवाब दिया। वाह, ये देखो, सचमुच ये शिष्य निस्संदेह सुंदर था। बेशक चुन म्यांग के पास भी ऐसे लोग थे जो उसे अतीत में सुंदर कहते थे। जब वह तैयार होकर हुआ उम जाता था तो सुंदर महिलाएं उस पर गिर पड़ती थी। थोड़ा विवेक रखो। आओ सहयुन। चुन म्यांग ने अपना सिर हिलाया और ताली बजाने ही वाला था। बेक चन की नजरें, जो दूसरों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, चुन म्यांग पर पड़ी। बेक चन, जो एक पल के लिए रुका, ने अपना सिर झुका लिया। काफी देर तक चुन म्यांग को देखने के बाद वह चुन म्यांग के सामने पहुंचा और भ्रमित आंखों से मुस्कुराया। किसी संयोग से बेक च्योन मुस्कुराया और चुन म्यांग की ओर सीधे देखता रहा जब वह बोल रहा था, क्या हम पहले कभी नहीं मिले? नौजवान, क्या इस बार वह पकड़ा जाएगा? क्या मुझे सचमुच इस आदमी को बुरी तरह पीटना होगा? अध्याय 74। माउंट हुआ में कुछ बदल गया है 5। बेक च्योन उस सुंदर चेहरे के साथ उज्ज्वल मुस्कुराया। यह कोई पूर्णतः सुंदर चेहरा नहीं था, परंतु इसमें एक अनोखा आकर्षण था जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता था। ये कैसा परिचित एहसास है, यह मुझे अतीत की याद दिलाता है। चुन म्यांग को शाओलिन संप्रदाय के लोगों से भी यही अनुभूति हुई। बेशक इस बेवकूफ की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी, लेकिन माउंट हुआ में, जहाँ बहुत से सामान्य लोग थे, ये भावना अजीब तरह से बेमेल थी। इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि वह यहाँ बर्बाद माउंट हुआ में क्यों था। इससे भी अधिक समस्याजनक बात यह थी कि यह व्यक्ति चुन म्यूंग के टखनों को काटने और उनसे लटकने की कोशिश कर रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी तो ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हें नहीं मालूम? मुझे पता नहीं है। क्या ऐसा है? बेक च्योन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। भ्रमित होने के बजाय उसने इस तरह से कार्य करने की कोशिश की जिससे चुन म्यांग सच स्वीकार करने के लिए उकसाया जा सके। ये बहुत अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारा चेहरा पहले भी देखा है। तुम हमारे साथ कब जुड़े? जवाब यू जोन की ओर से आया, चुन म्यांग की ओर से नहीं।
सासुक, ये बच्चा तब आया जब तुम सब माउंट हुआ से दूर थे, इसलिए तुम उससे नहीं मिल सकते थे। क्या ऐसा है? मैं समझ गया। बेक चॉन खिलखिलाकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ग्रेट साह्यून के तौर पर यह अच्छी बात है कि आप सबसे छोटे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ सासुक, यू जोंग ने अजीब सी आवाज में जवाब दिया, जैसे बेक चॉन को उस जवाब से कुछ पता चला हो। उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह एक भाग्यशाली मुलाकात थी। ये हमारी पहली मुलाकात ही है, लेकिन तुम मुझे बहुत परिचित लगती हो। मुझे लगता है कि हम भविष्य में एक दूसरे से अक्सर मिलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? चुंग म्यून। मैं बेक चॉन हूँ। मेरा नाम याद रखना। तभी एक दृढ़ आवाज गूंजी। जब संप्रदाय का नेता आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो तो आप वहाँ आराम से बातचीत कैसे कर सकते हैं? आह, मुझे माफ कर दो, मैं आ रहा हूँ। बेक चॉन ने अन जेओंग की ओर सिर झुकाया। फिर वह मुड़ा और अपने अन्य साथियों के साथ आगे बढ़ गया। जोगुल ने चुंग म्यान को देखा और फुसफुसाया, क्या आप बेक चॉन सासुक से पहले मिले हैं? नहीं। यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो इसका उत्तर नहीं है। सावधान रहो, बेक चॉन सासुक एक दूसरे दर्जे का शिष्य है। वह एक महान व्यक्ति है। महान? हाँ, यू जोंग ने जोगुल्स के शब्दों में कुछ जोड़ा। उन्हें माउंट हुआ का उद्धारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह ढहते हुए माउंट हुआ को फिर से खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। उद्धारकर्ता? क्या ये वाक्य ऐसा नहीं लगता कि चुंग म्यान ने अतीत में बहुत सुना होगा? उसने कब सुना था? जब वह पहली बार माउंट हुआ पर आया था तो लोग अक्सर उसके बारे में ऐसी बातें कहते थे। हालांकि चुंग म्यान जल्द ही उद्धारकर्ता से माउंट हुआ की सबसे शरारती गपशप विषय में बदल गया। क्या जो गुल संप्रदाय की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा नहीं थी? तुम क्या कह रहे हो? कोई तुम्हें सुन सकता है? जो गुल्स का चेहरा उन शब्दों से लाल हो गया। बेक चॉन सासुक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी तुलना मैं कर सकूं। हाँ, हारने की मानसिकता अच्छी है। हार की भावना से लोग विनम्र भी दिखते हैं। कुछ नहीं। साह्यून। चुंग म्यान ने बेक चॉन की ओर देखा जो आगे चल रहा था। ऐसा लगता है जैसे मुर्गियों के झुंड में एक सारस मिल गया हो। यह अच्छी बात लगती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में ये कहने लायक कोई अच्छी बात नहीं है। सारस तो सारस ही है। सारस का मुर्गियों के झुंड के बीच में होना कोई मतलब नहीं रखता, और अधिकतर मामलों में उसमें एक दोष है। चुंग म्यान उत्सुकता से बेक चॉन को देख रहा था, जबकि यू जोंग ने अपनी व्याख्या जारी रखी। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि बेक चॉन सासुकी की तलवारबाजी की तकनीक शिखर पर पहुंच गई है। मैंने सुना है कि बड़ों को उससे बहुत उम्मीदें हैं। भले ही वही युवा है, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हम संभवतः माउंट हुआ के द्वितीय श्रेणी के शिष्यों में बेक चॉन सबसे महत्वपूर्ण थे, और यह बहुत कष्टप्रद है। चुंग म्यान को भी अतीत में इस स्थिति से गुजरना पड़ा था। सीखने के लिए इतनी सारी चीजें क्यों थी? दूसरे शिष्य सामान्य रूप से प्रशिक्षण लेते और फिर सो जाते, लेकिन बड़े लोग हमेशा चुंग म्यान को पकड़ लेते और उसे दूसरी तकनीकें भी सिखाते। यहाँ तक कि साह्यून भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें उसका साह्यून उसे शामिल न करता हो, लेकिन यह इसके लायक था। ऐसा कहा जाता है कि किसी संप्रदाय की प्रतिष्ठा एक लंबे इतिहास के बाद बनती है, लेकिन किसी भी चीज का उत्थान और पतन अक्सर एक ही व्यक्ति पर निर्भर करता है, भले ही वह छोटा या मध्यम आकार का संप्रदाय ही क्यों न हो। अगर वे कोई प्रसिद्ध गुरु पैदा कर सकते हैं तो लोग उसी संप्रदाय में शामिल होने की उम्मीद में उनके पास आएंगे। दूसरी ओर कोई भी संप्रदाय चाहे कितने भी लंबे समय से अस्तित्व में हो या उसका इतिहास और परंपराएं कितनी भी गौरवपूर्ण क्यों न हो, अगर वे कोई प्रतिष्ठित गुरु पैदा करने में विफल रहते हैं तो उनका स्थिर होना और पतन होना तय है। मरते हुए माउंट हुआ को फिर से खड़ा करने का एकमात्र तरीका एक शक्तिशाली प्रतिभा को पैदा करना है। अगर संप्रदाय के भीतर सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा मौजूद है तो पूरी स्थिति उलट सकती है। बेशक मेरे आने तक यही योजना थी। अब क्या? बहुत सारा पैसा है। क्या सासुक मजबूत नहीं दिखते? मुझे इसके बारे में बताओ। मुझे नहीं पता कि हम कभी उन तक पहुंच पाएंगे या नहीं। बहुत शांत और मजबूत। चुंग म्यान ने उन दोनों की ओर देखा जो एक दूसरे से खाली आंखों से बात कर रहे थे। क्या इन बेवकूफों की आंखें सजावट के लिए हैं? ठीक है, चलो उन्हें बिना कुछ देखे भी कूल कहते हैं। लोगों के स्वाद अलग अलग होते हैं, और चुंग म्यान एक अच्छे इंसान थे जो दूसरों पर अपने स्वाद नहीं थोपते थे। लेकिन मजबूत दिखना और मजबूत होना एक बात नहीं है। यदि इन शिष्यों को बलवान माना जाए तो फिर कोई भी कमजोर नहीं माना जाएगा। सासुक्स के स्तर को देखते हुए साहस जीतने में सक्षम होंगे। चुंग म्यून के शब्दों पर जोगुल अचंभित होकर मुस्कुराई, जैसे ये कोई मजाकिया मजाक न हो। क्या बकवास है? ओह ठीक है सहयुन, मेरा सहयुन, मुझे यहाँ रोजाना ऐसी बातें सुनते हुए जीना पड़ता है। अगर तुम में जमीर है तो आओ और कुछ कहो। क्या मुझे यहाँ इस तरह अन्यायपूर्ण तरीके से जीना चाहिए? अक्सर कहा जाता है कि जो लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं वे हमारी दुनिया में आकर सलाह देते हैं। तो फिर सहयुन, जिन्हें सद्गुणों का प्रतीक माना जाता था, आकर कुछ सलाह तो दे सकते हैं, है न? सही। क्या वह चुंग म्यान की बात नहीं सुनेगा? चलो भी। जब चुंग म्यान अपने साह्यून के साथ बातचीत कर रहे थे तो द्वितीय श्रेणी के शिष्य पंक्ति में खड़े हो गए। तभी संप्रदाय के परिसर से एक व्यक्ति दौड़कर द्वितीय श्रेणी के शिष्यों की पंक्ति में शामिल हो गया। चुंग म्यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ठीक है, वह भी एक बेक शिष्य है।
यू क्या नाम था उसका? यू कुछ। वो उसके साथ एक अजीब रिश्ते में उलझा हुआ था, इसलिए उसने उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से वह पहले किसी को उनकी मुलाकात के बारे में नहीं बता सकती थी, है ना? जब चुन म्यांग ने यू येजियोल को देखते हुए भौहें सिकुड़ी तो जो गुल कपटपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। इस बारे में सोचे तो यह आपका सीनियर यू को देखने का पहला अवसर है। क्या सही है? यू येजियोल, जो कोई भी उसे पहली बार देखता है वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। वह इतनी खूबसूरत है। महान सहयुन। क्या आपके पास दालचीनी पाउडर है? क्यों? मैं अपने कानों पर कुछ स्प्रे करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो गुल सहयुन सुनते सुनते मेरे कानों से खून बह रहा है। वह ऐसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यून जोंग ने अपना सिर हिलाया। हम दोनों को किसी बात पर सहमत हुए काफी समय हो गया है। खैर, मैं बाद में आपको कुछ बता दूंगा। धन्यवाद। जो गुल्स की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ऐसा इसलिए क्योंकि सीनियर यू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह शायद शांसी की सबसे खूबसूरत महिला है। जो गुल को तोते की तरह दोहराते हुए सुनकर चुन म्यांग ने गहरी सांस ली। आप माउंट हुआ में सबसे अच्छे माने जाते हैं और वह सबसे सुंदर है। अगर कोई व्यक्ति जो हमारी स्थिति को नहीं जानता है वह आपकी बात सुनता है तो वे सोचेंगे कि वह और आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच है। जो गुल ने यू येजियोल की ओर इशारा किया। क्या वह सुंदर नहीं है? सांस। इससे पहले कि चुन म्यांग जवाब दे पाता, जो गुल ने बोलना जारी रखा। लेकिन ज्यादा सपने मत देखो। सीनियर यू के दिल में पहले से ही बेक चौन है। सहयुन। हाँ। चुन म्यांग ने गहरी सांस ली। किसी और के प्रेम जीवन में रुचि लेने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय यदि आपने उस समय को प्रशिक्षण में बिताया होता तो क्या आपने पहले ही अपना नाम नहीं बना लिया होता? आपको इस तरह से लोगों को सच्चाई से नहीं छुरा मारना चाहिए। बस बात करना बंद करो। चुन म्यांग ने जो गुल की ओर ऐसे देखा जैसे वह दयनीय हो और मुंह फेर लिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने कहा था कि वह उसकी वरिष्ठ थी। जाहिर है ये बात सही प्रतीत होती है। चुन म्यांग ने पीछे मुड़कर यू येजियोल की ओर देखा। जब सभी बाइक शिष्य पंक्ति में खड़े हो गए तो संप्रदाय का नेता जो उन्हें देख रहा था गर्मजोशी से मुस्कुराया। आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। प्रशिक्षण बहुत कष्टकारी रहा होगा, है न? बेक चौन ने दूसरों की ओर से बोलना शुरू किया। संप्रदाय नेता, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हमारा प्रशिक्षण संप्रदाय से मिले समर्थन से पूरा हुआ था, इसलिए हम इसे मुश्किल कैसे कह सकते हैं? और परिणाम? बेक चौन मुस्कुराया। हम ये समझने में कामयाब रहे कि जीवन में तलवार का रास्ता अंतहीन है। हालांकि हम इतनी बड़ी उपलब्धियां लेकर लौटे हैं कि हम अपने पुराने स्व के चेहरे पर हंसेंगे। ये तो अच्छी बात है। ह्यून जोंग ने ह्यूंग यंग की ओर देखा। वित्त प्रमुख। हाँ। संप्रदाय नेता, अब जबकि माउंट हुआ के बच्चे अपने कठिन प्रशिक्षण से वापस आ गए हैं तो क्या हमें उनकी वापसी का जश्न नहीं मनाना चाहिए? तस्क, क्या बकवास है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। बेशक हमें करना चाहिए। ह्यून जोंग ने उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखा। यह आदमी दिन प्रतिदिन अजीब होता जा रहा है। सटीक रूप से कहें तो यूनहा गिल्ड के आने के बाद से अजीबोगरीब बातें कहने की आवृत्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। ये निश्चित रूप से बताना मुश्किल था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर की कड़ी लगाम आखिरकार ढीली हो गई थी। खैर, हमने इसे भोजन कक्ष में तैयार कर रखा है। ये सभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अच्छा ऐसा है। ह्यून जोंग ने द्वितीय श्रेणी के शिष्यों की ओर देखा। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन इतनी लंबी यात्रा के बाद तुम्हें यहाँ रोक कर रखना ठीक नहीं होगा। चूंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता, इसलिए चलो अंदर चलते हैं। संप्रदाय नेता, पूरे सम्मान के साथ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ह्यून जोंग जल्दी से भीड़ को हटाना चाहता था, लेकिन बेक चौन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पूछने में हिचके नहीं। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब से यहाँ का दृश्य काफी बदल गया है। मैं सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ। अच्छी चीजें हुई, उसके कारण मैं संप्रदाय में सब कुछ बहाल करने में सक्षम हो गया। यह एक नर्म लेकिन दृढ़ जवाब था। ये सुनने के बाद ये पूछना मुश्किल था कि अच्छी बात क्या थी। आपके पास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी बहुत समय है, इसलिए हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ। संप्रदाय नेता, अनाम। हाँ। ह्यून जोंग की तरफ से खड़ी अनेम आगे आई। कृपया इन बच्चों की देखभाल करें जो इतने लंबे समय से कष्ट झेल रहे हैं। हाँ। संप्रदाय नेता। ह्यून जोंग ने सिर हिलाया और अपना सिर घुमा लिया। चुन म्यून का चेहरा विकृत हो गया। नहीं, क्या उस आदमी को सचमुच मुझे दिन प्रतिदिन इसी तरह फोन करना होगा? आज कोई काम नहीं होना चाहिए। हाँ। संप्रदाय नेता। चुन म्यांग बाहर चला गया। थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। दोबारा। बेक चौन, जो ये सब देख रहा था, हैरान रह गया। दोबारा उसने संप्रदाय के नेता से ऐसा कहा। बेक चौन को संदेह हुआ कि उसने सही सुना है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वह शब्दों को गलत समझ रहा था, क्योंकि सभी द्वितीय श्रेणी के शिष्यों के चेहरे पर एक ही भाव था। हालांकि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि तीसरी श्रेणी के शिष्य इस बच्चे को अनुशासन में क्यों नहीं रखते। ये गलत नहीं होगा यदि संप्रदाय के नेता के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए इस बच्चे को कठोरता से मारा भी जाए, लेकिन संप्रदाय का नेता उन शब्दों के बावजूद मुस्कुरा रहा था। अगर मैं कुछ नाश्ता तैयार कर लूं तो कैसा रहेगा? ठीक है, मैं समझ गया, मैं आऊंगा। ह्यून जोंग ने प्रसन्न चेहरे के साथ चुन म्यांग को अपने निवास स्थान तक पहुंचाया।
बेकचोन, जो चुपचाप ये दृश्य देख रहा था, अविश्वास से अंजेओंग की ओर देखा और पूछा, सासुक, वह बच्चा, आखिर वह कौन है? कुआं। अंजेओंग मुस्कुराया, मुझे लगता है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा होगा कि आप उस पर ज्यादा ध्यान न दें। क्या, खासकर यदि वह आप हों? अंजेओंग ने अपने कंधे उचकाए और मुड़ गया। अपना सामान खोलो और भोजन कक्ष में आओ, देर मत करो। हाँ, बेकचोन को फिर से एक अजीब सी अनुभूति हुई। बस इस बार असंगति की भावना बहुत ज्यादा महसूस हुई। शायद यह अजीब सा एहसास सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह कुछ समय के लिए बाहर रहने के बाद वापस लौटा था। लेकिन सिर्फ एक बात, बेकचन की नजरें चुंग म्यांग पर टिक गईं, जो संप्रदाय के नेता के साथ चल रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उस व्यक्ति को नापसंदगी से देखा जिसे वह पसंद नहीं करता था। अध्याय 75, रोलिंग स्टोन पर काई जमती नहीं। एक एस साह्युन, ये सब क्या है? इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई हमारी तारीफ नहीं कर रहा है। बेकचोन को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, हालांकि कोई उससे बात कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह भी हैरान था। अप्रत्याशित रूप से उनके सामने एक विशाल भोज रखा था। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के नजरिए से इसे दावत कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि माउंट हुआ के लिए ये किसी सम्राट द्वारा खाए जाने वाले खाने से अलग नहीं था। इससे भी अधिक कि वह था, क्या यह मांस नहीं है? ओह, बेकचोन ने अपनी आंखें रगड़ी। उसकी आंखों के सामने निश्चित रूप से वह भोजन था जो किसी जीवित जानवर को मारकर और उसके मांस को काटकर प्राप्त किया गया था। एक शुद्ध संप्रदाय ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है? पैसा कहाँ से आया? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। आखिर माउंट हुआ को इतना पैसा कहाँ से मिला? मांस कहाँ से आया? रुको साह्युन, सोचो तो, इस जगह का अंदरूनी हिस्सा भी बदल गया है। मुझे लगा कि यह अजीब लग सकता है क्योंकि हम इतने लंबे समय से चले गए हैं, लेकिन क्या ये चमकदार और साफ नहीं दिखता? अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो हाँ। बेकचोन ने चारों ओर देखा। पूरी इमारत भले ही नई बनी न हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाल ही में इसका जीर्णोद्धार किया गया है। दीवारों के सभी छेद भरे हुए थे और पूरी जगह साफ सुथरी लग रही थी। यहाँ नए हॉल हैं और अब यहाँ तो खाने की मेज पर मांस भी है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि जब हम दूर थे तो माउंट हुआ का क्या हुआ, जब तक कि धन का कोई देवता इस स्थान पर न उतर आए। बेकचोन मुस्कुराया, धन का देवता? माउंट हुआ एक संप्रदाय है जिसे धन के देवता ने त्याग दिया था। यदि कोई संप्रदाय भिखारी संघ के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है तो वह माउंट हुआ होगा। नहीं हो सकता है कि वे माउंट हुआ से भी ज्यादा अमीर हों। सिर्फ इसलिए कि भिखारियों का संघ भिखारियों का एक समूह था, इसका मतलब यह नहीं है कि संप्रदाय खुद गरीब था। लेकिन माउंट हुआ के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है? यह इतना बेमेल क्यों लगा? बेकचोन ने अपना सिर उठाया और हल्के से अंजेओंग की ओर देखा। सासुक, ये खाना, ये वह भोजन है जिसे वित्त प्रमुख ने आपका उत्साह बढ़ाने के लिए तैयार किया है। खूब खाएं। नहीं, वह इस विषय पर इतनी सहजता से क्यों बोल रहे हैं? सासुक कहता था कि वह माउंट हुआ की खातिर खरगोश की तरह सिर्फ घास खाकर जिंदा रहेगा। वह सासुक कहाँ चला गया और उसने इस तरह कब अपना पक्ष बदल लिया? तृतीय श्रेणी के शिष्यों की प्रतिक्रिया तो और भी अजीब थी। तृतीय श्रेणी के शिष्य जो द्वितीय श्रेणी के शिष्यों को बधाई देने के लिए वहां उपस्थित थे, उनके सामने परोसे गए भोजन की गुणवत्ता पर कोई आश्चर्य नहीं प्रकट किया। वे बस मेज की ओर गंभीरता से देखते रहे। बेकचोन ने किनारे से उनकी बातचीत सुनी। मैं मांस से थक गया हूँ, क्या इसमें कुछ अलग नहीं है? मछली या कुछ और? पागल कमीने, पहाड़ों पर मछली कहाँ मिलेगी? होश में आने के लिए मछली से पिटने की जरूरत है क्या? ये बेवकूफ लोग क्या बकवास कर रहे हैं? क्या वे मांस से थक गए हैं? स्थिति को समझने में असमर्थ, हताश बेकचोन ने अपना मुंह खोल दिया। नहीं, अहम, हा, वह अपना मुंह खोलने ही वाला था। बेकचोन ने अपने साथियों का मुंह बंद करने के लिए अपना सिर एक ओर घुमा लिया। चलो पहले खाना खा लें, हमारे पास पैसे हैं इसलिए हम मांस खाते हैं। मैं पिछले 1 साल से उन गोलियों को खा खाकर थक गया था। बेकचोन, जो दूसरों की हंसी से दबा हुआ महसूस कर रहा था, ने अपना मुंह खोला। क्या खाना शुरू करना ठीक रहेगा? भले ही बुजुर्ग और संप्रदाय के नेता अभी तक नहीं आए हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया। एक क्षण रुको। हाँ, धन्यवाद। अंजेओंग ने अपनी चॉपस्टिक ली और मांस का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। यह इस बात का संकेत था कि दूसरे लोग खा सकते हैं, और साह्युन ने अपनी चॉपस्टिक को बेतहाशा हिलाया। पाक, खाना हवा में उछल गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी। चॉपस्टिक्स ने हवा में मौजूद हर चीज को पकड़ लिया क्योंकि यह कीमती मांस था जिसे संभाल कर रखना था। बेकचोन ने सभी के व्यवहार को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि वह रसातल में गहराई से देख रहा है। दूसरों को ये बात अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। माउंट हुआ दुनिया का सबसे गरीब संप्रदाय था और उसके अनुयायी दुनिया के सबसे गरीब लोग थे। उन्होंने यहाँ रहते हुए सिर्फ अनाज और कुछ मेवे से बना खाना खाया था। विनम्रता से कहें तो उन्होंने सेहतमंद खाना परोसा, लेकिन सच तो यह है कि यह सबसे सस्ता आहार था जो वहन किया जा सकता था। इसके अलावा बंद कमरे में प्रशिक्षण के कारण द्वितीय श्रेणी के शिष्यों को पिछले 1 साल से केवल उपवास की गोलियां ही खानी पड़ रही थी। कुछ लोग, जैसे बेकचोन, अपने परिवार से मिलने के लिए पैसे से खाना खरीद सकते थे। हालांकि ज्यादातर शिष्यों ने सालों से मांस की खुशबू तक नहीं सुनी थी। बेशक वे खुद पर नियंत्रण खो रहे थे।
इस बीच बेक चॉन ने तृतीय श्रेणी के शिष्यों को आराम से खाना खाते हुए देखा। उनके उदासीन रवैये को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वर्तमान माउंट हुआ में ये भोजन कुछ खास नहीं था। सासुक अंजियोम, जो खा पी रहा था, ने अपना सिर घुमाया और बेक चॉन की ओर देखा। क्या खाना आपके स्वाद के अनुकूल है? ऐसा नहीं है कि मैं वास्तव में स्थिति को समझ नहीं पा रहा हूँ। जब हम सब दूर थे तो माउंट हुआ में क्या हुआ था? ठीक है, मैंने इस बारे में आपकी स्थिति से नहीं सोचा था। अंजियोम हंसा। ये कहानी बताने के लिए बहुत लंबी है, आपको अंततः पता चल जाएगा। आपको बस इतना जानना है कि माउंट हुआ में एक भाग्यशाली सितारा लुढ़क गया। किस्मत का सितारा, ये तब की बात है। क्वान, दरवाजा खुल गया। दूसरे दर्जे के शिष्य जो मांस खा रहे थे अचानक हुई आवाज से चौंक गए और रुक गए। अगर कोई इतनी हिम्मत से दरवाजा खोल सकता था तो वह कोई बुजुर्ग ही होगा। क्या कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो इतने युवा हैं? मानो आश्चर्य की बात यह है कि दरवाजा खोलने वाला चुन म्यान था। बच्चा जो पहले संप्रदाय के नेता का अनुसरण करता था, गुस्से में अंदर आया। यहाँ बैठने के लिए जगह है। जैसे ही जोगुल ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, चुन म्यान ने अंजियोम को प्रणाम किया और फिर सीट पर जाकर बैठ गया। सीट के पास बैठे लोग थोड़ा दूर हट गए ताकि वह आराम से बैठ सके। बेक चॉन ने ये दृश्य देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। वे उस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। बेशक ऐसा हो सकता है अगर वे विनम्र और अच्छे बच्चे हों, लेकिन बेक चॉन जिन तृतीय श्रेणी के शिष्यों को जानता था वे तेज तर्रार और हिंसक थे। उनके लिए अच्छा शब्द उपयुक्त नहीं था। उनके इस तरह व्यवहार करने का केवल एक ही कारण था, क्या उस बच्चे ने उन सभी को अपने हाथ में पकड़ लिया है? यह अविश्वसनीय था, लेकिन इस बात को नकारने के लिए बहुत सारे प्रत्यक्ष सबूत थे। तथ्य यह है कि सीट उसके लिए छोड़ी गई थी और सीट बीच में थी, जिसके दोनों ओर यू जोंग और जूगुल थे। यू जोंग तृतीय श्रेणी के शिष्यों में महान सहयोग है और जूगुल उनमें सबसे मजबूत है। तो उसने उन दोनों को पकड़ लिया, लेकिन ये बच्चा उन्हें अपने लोग कैसे बना सकता था? और अंजियोम सासुक ने कुछ क्यों नहीं कहा? दरवाजा लात मारकर खोलना बहुत ही असभ्यता थी। ये देखते हुए कि अंदर द्वितीय श्रेणी के शिष्य और अंजियोम सासुक थे, ये परेशानी का सबब होता, तुरंत माफी मांगना उचित होता। अंजियोम सासुक नैतिकता और शिष्टाचार को बहुत महत्व देता है, इसलिए वह निश्चित रूप से कुछ कहेगा। फिर भी वह आराम से खा रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही कम समझ पाता हूँ। बेक चॉन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में चुन म्यान दूसरों से बात कर रहा था। तुम फिर इतने क्रोधित क्यों हो? वह चाहता है कि मैं फिर से यूनहा गिल्ड में जाऊं दोबारा। ठीक है, मैं कोई संदेशवाहक नहीं हूँ। यू जोंग ने चुनम्यून की शिकायत पर मुस्कुरा दिया। लेकिन पहले तो तुम्हें ये पसंद आया। ये तो केवल पहली 1 या 2 बार की बात है। उफ। चुन म्यान ने अपना सिर खुजलाया। सौभाग्य से मुझे केवल हुआ में शाखा में जाना है। अगर मुझे शियान शहर जाना पड़ता तो मैं मर जाता। यू जोन को मुस्कुराते और उसे सांत्वना देते तथा जोगुल को बगल में हंसते देखकर बेक चॉन को यकीन हो गया। उन्होंने सभी तृतीय श्रेणी के शिष्यों को अपने वश में कर लिया है। उन्हें ये तो पता नहीं था कि कौन सी विधि अपनाई गई थी, लेकिन यह निश्चित था कि चुन म्यान के पास उन पर नियंत्रण था। कई मायनों में बेक चॉन मुस्कुराया। तृतीय श्रेणी के शिष्यों में महान सहयोग यून जोंग हमेशा वरिष्ठों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। बेक चेन ने सोचा कि यून जोंग किसी दयालु व्यक्ति के सामने झुकेगा, लेकिन चुन म्यान के अंदर दयालुता का कोई भाव नहीं था, चाहे बेक चेन ने उसे कैसे भी देखा हो। मुझे उसके साथ बातचीत करने के लिए कुछ समय निकालना होगा। जबकि बेक चॉन तृतीय श्रेणी के शिष्यों के बारे में उत्सुक था। महान सहयुन, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? हाँ, मैं करूँगा। बेक चॉन ने अपनी चॉपस्टिक उठाए, लेकिन उन्हें उठाने के तुरंत बाद उसने इधर उधर देखा। यू सामे कहाँ है? वह कुछ देर पहले यहाँ थी। 2 शिष्यों ने चारों ओर देखा। जब तक हम भोजन कक्ष में नहीं आए वह वहीं थी। ऐसा लगता है जैसे वह कहीं चली गई। सभी ने उदासीनता से उत्तर दिया, जैसे कि ऐसा अक्सर होता है। लेकिन बेक चॉन को यह जवाब पसंद नहीं आया। क्या हमें उसकी तलाश नहीं करनी चाहिए? ये भोज हम सभी के लिए है जो प्रशिक्षण के लिए गए थे। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक हम सभी एक साथ मौज मस्ती और जश्न मनाने के लिए नहीं आ जाते। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो यू समाई को ढूंढ सके। अगर वह नहीं चाहती कि उसे ढूंढा जाए तो हम उसे नहीं ढूंढ सकते। यह ऊर्जा की बर्बादी होगी। महान सहयुन। बेक चेन्स का माथा एक साथ सिकुड़ गया। जिन लोगों ने ये देखा उन्होंने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, असहज महसूस किया और आहें भरने लगे। यू इसोल एक विचित्र व्यक्ति था। उसे ढूंढना आसान नहीं था जब तक कि वह खुद को दिखाना न चाहे। लेकिन चूंकि बेक चेन के चेहरे पर एक कठोर भाव था, इसलिए उन्हें कम से कम उसे खोजने का नाटक तो करना ही था। साह्युन यू समाय का बहुत अधिक पक्षधर है। वह सामान्यतः एक शांत व्यक्ति था जो दूसरों के प्रति निष्पक्ष था, लेकिन यू येजियोल से जुड़े किसी भी मुद्दे पर वह हमेशा अपना संयम खो देता था। ऐसा नहीं था कि वे समझ नहीं सकते थे, लेकिन यह उनके लिए कष्टप्रद था। जब उनमें से एक उठने ही वाला था तो बंद दरवाजा धीरे से खुल गया। सबकी निगाहें प्रवेश द्वार पर थीं। खुले दरवाजे से आती धूप के बीच एक महिला छोटे कदमों से अंदर आई। सामे बेक चेन ने फोन किया। यू येजियोल जो अंदर आया, उसने आसपास के वातावरण को ऐसे देखा जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो।
मुस्कुराते हुए बेकचौन ने अपना हाथ उठाया। सामे, यहाँ पर यू यिजियोल ने चलना शुरू किया, लेकिन वह बेकचैन से दूर की दिशा में था। कदम कदम, यू यिजियोल, जो सहज चाल से चलती हुई अपने गंतव्य पर पहुंची और अपने आगे बैठे व्यक्ति को गौर से देखने लगी। बेकचैन की आंखें फड़क उठी। यू यिजियोल ने अपने सामने खड़े आदमी से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? द्वितीय श्रेणी के शिष्य, विशेषकर पुरुष, इतने सदमे में आ गए कि उनकी आंखें बाहर निकल आईं। क्या यू सामे ने किसी आदमी से बात की? नहीं, आखिरी बार हमने उसे कब बात करते हुए सुना था, लेकिन सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस आदमी से उसने बात की उसका नाम चुन म्यांग था। उसने अपने चेहरे पर झुंझलाहट के भाव के साथ जवाब दिया और मक्खी को भगाने की तरह हाथ हिलाया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर चलो एक पल के लिए बात करते हैं। चुन म्यांग ने दृढ़ता से उत्तर दिया। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, चले जाओ। क्या वह पागल है? द्वितीय श्रेणी के शिष्यों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे सदमे में आ गए। अध्याय 76, रोलिंग स्टोन पर काई जमती नहीं। 2, यहाँ क्या बकवास चल रहा है? जोगुल अपने होश में नहीं आ सका। ये पहली बार था जब जोगुल ने उसे इतने करीब से देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या माउंट हुआ में कोई ऐसा शिष्य हो सकता है जो यू यिजियोल को नहीं जानता हो। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जोगुल एक तृतीय श्रेणी की शिष्या थी। उसने कभी भी उसके किसी के साथ दोस्ताना बातचीत करते हुए नहीं सुना था। माउंट हुआ की शिष्या होने के बावजूद यू यिजियोल दूसरों से दूरी बनाए रखने के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वह चुन म्यांग से उसके सामने ही बात कर रही थी। जल्द ही द्वितीय श्रेणी के शिष्यों की तीखी निगाहें चुन म्यांग पर धारदार खंजरों की तरह चुभने लगी। वाह, ये आंखें सचमुच लोगों को मार सकती हैं। खैर, ये सब चुन म्यांग की ओर लक्षित था, जो जोगुल के बगल में था, लेकिन उसके बगल में बैठे हुए यह अपरिहार्य लग रहा था कि उसे गोलीबारी में घसीटा जाएगा। चुन म्यांग, कृपया सम्मान करो कमीने, ये दूसरे दर्जे के शिष्य हैं, इसमें क्या बात है? इन सब के बावजूद चुन म्यांग शांत रहा। ऐसे माहौल में जब लगा कि कुछ होने वाला है, यू यिजियोल ने धीरे से फुसफुसाया, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। ये केवल 1 मिनट होगा। मैंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वास्तव में इसमें बस एक क्षण ही लगेगा। मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी बात पर ध्यान दो, विनम्रता से बोलो कमीने। जोगुल ने अनजाने में चुन म्यूंग की जांघों को दबा दिया, जिसके कारण चुन म्यूंग ने अपना सिर उसकी ओर घुमा लिया। क्या? ओह, तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए। ओह, उसे अपने सासू के सामने ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। उसे समझना चाहिए था कि क्या हो रहा था। जीभ चटकाते हुए चुन म्यांग ने अपना सिर यू यिजियोल की ओर घुमाया। मेरे पास आपसे कहने या बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं सचमुच ये सुनना नहीं चाहता। ठीक है, बस 1 मिनट। चलो बाहर चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं खा रहा हूँ? फिर मैं आपके खत्म होने तक इंतजार करूंगा। द्वितीय श्रेणी के शिष्य पागल होने की कगार पर थे। सबसे पहले उन्होंने कभी भी यू यिजियोल को किसी छोटे शिष्य से एक साथ इतनी बातें करते नहीं देखा था। नहीं, सटीक रूप से कहे तो उन्हें याद नहीं था कि उसने कभी किसी दूसरे दर्जे के शिष्य से इतनी बातें की हों। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगा कि यू यिजियोल इस आदमी से चिपकी हुई थी? ठीक है, दूसरी बात जिसने उन्हें उत्तेजित किया वह था चुन म्यांग का रवैया। वह पागल कुतिया का बेटा। अब तो कुछ नहीं होने वाला है न? क्या उस कमीने की आंखें नहीं हैं? वह सच्चा ताओवादी होना चाहिए। चुन म्यांग पर तीव्र क्रोध और सूक्ष्म सम्मान बरसाया गया। एक ताओवादी के रूप में जो ताओ के मार्ग पर चलता है और साधना करता है, उसे सबसे पहले सांसारिक इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। हालांकि यू यिजियोल का अस्तित्व ऐसा था जिसने उस समर्पण को नष्ट कर दिया। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अनुशासित क्यों न हो, उसके पास यू यिजियोल के अनुरोध पर सुनने और अपने मार्ग से भटकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका सुंदर चेहरा और भाव देखकर कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता। हालांकि चुन म्यांग खुलेआम शिकायत कर रहा था कि यू यिजियोल उसे परेशान कर रहा था। द्वितीय श्रेणी के शिष्यों के लिए यह अकल्पनीय था। मैंने कहा नहीं, मेरे पास बहुत काम है, कोई और ढूंढ लो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। नहीं, क्यों? ये तब की बात है। अहम डॉट। यद्यपि यह ध्वनि धीमी थी, लेकिन क्यूई से प्रभावित होने के बाद यह व्यापक रूप से फैल गई। सभी ने अपना सिर घुमाकर बेकचोन को देखा, जो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और चुन म्यांग की ओर देखकर मुस्कुराया। चुन म्यांग, क्या ये था? हाँ, एक संक्षिप्त उत्तर, लेकिन बेकचोन को गुस्सा नहीं आया। ऐसी स्थिति में गुस्सा दिखाने का मतलब था कि विरोधी जीत गया। मैं समझता हूँ कि आप संप्रदाय के नेता से मिलने और विभिन्न कार्यों को करने से थक गए हैं। आप शायद ऐसे काम भी कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि चूंकि आपकी वरिष्ठ इतनी विनम्रता से आपका समय मांग रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उनकी बात सुननी चाहिए, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों न हो? बेकचोन ने चुन म्यांग से धीरे से बात की। उसे लगा कि यह काम हो जाएगा। क्यों? बेकचोन का हाथ कांपने लगा। क्या उसने गलत सुना? नहीं, तो फिर उसने क्यों शब्द क्यों सुना? हैरान होकर बेकचोन ने चुन म्यांग के चेहरे पर नजर डाली। उसके चेहरे पर नाराजगी देखकर ऐसा नहीं लगा कि उसने गलत सुना है। खुद को शांत करने के लिए क्रोध को दबाना। शांत रहो। यदि वह किसी तृतीय श्रेणी के शिष्य पर क्रोधित हो जाता तो इससे उसके चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता।
क्या आपने बताया क्यों? हाँ, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये कि व्यक्ति में शिष्टाचार होना चाहिए। इसके अलावा एक नियम ये भी है कि आपको अपने से ऊपर वालों का सम्मान करना चाहिए। शिष्टाचार, मानो वह समझ गया हो। चुन म्यांग ने सिर हिलाया और यू येजियों की ओर देखा। वरिष्ठ, हाँ, जल्दी से माफी मांगो। वह कह रहा है कि तुम अभी विनम्रता से व्यवहार नहीं कर रहे हो। यू यिसोल ने अपनी ओर इशारा करते हुए उंगली उठाई। हाँ, माफी मांगो मुझे। उफ, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं समझते। चुन म्यांग ने इसे समझाया। ये द्वितीय श्रेणी के शिष्यों की वापसी का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी है। अपने व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने और व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए इस सभा का उपयोग करना अशिष्टता है। मानो ये बात सही थी। यू यिसोल ने अपना सिर हिलाया, अपनी सीट से खड़ी हुई और बेक चन को झुककर प्रणाम किया। क्षमा करें साह्युंग, मैंने इतना आगे तक नहीं सोचा था। नहीं सामे, यह नहीं है। बेक चॉन ने अपने होंठ काटे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और जब उसने अपना मुंह खोलकर स्थिति को संभालने की कोशिश की तो चुन म्यांग फिर से बोल पड़ा। उससे नहीं, तुम्हें सासुक से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने अपने सीनियर के सामने गलती की थी। आप ठीक कह रहे हैं। यू यिसोल ने फिर से अन जेओंग की ओर अपना सिर झुकाया। ये शिष्य अदूरदर्शी था। अन जेओंग मुस्कुराया। अब तुम्हें समझ आ गया है तो ठीक है, बैठ जाओ। हाँ सासुक, ये बेक चेन ही था जिसने यू यिसोल को मुसीबत में डाल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह घबरा गया था और अंत तक देखे बिना पीछे हटना शर्मनाक था। क्या दूसरे और तीसरे दर्जे के शिष्य बेक चॉन की ओर यह जानने की उम्मीद में नहीं देख रहे थे कि वह क्या कहेगा? जब इतने सारे लोग उसे देख रहे थे तो वह कैसे बैठ सकता था? इससे उसका मजाक बन जाता। उसने एक दो बार धीमी खाली खांसी निकाली और चुन म्यांग की ओर देखा। अरे नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। जो गुल और यू जोंग ने एक दूसरे को देखा। चुन म्यांग को तलवार से हराना मुश्किल था, लेकिन उसे शब्दों से हराना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। इस आदमी में तर्क की कोई समझ नहीं थी। अगर उसे जीतना था तो वह हर तरह की कुतर्क और अतार्किक बातों का सहारा लेता था। अगर बातचीत जारी रही तो बेक चॉन को उनके सामने अपमानित होना पड़ सकता था। इसलिए चुन म्यांग को रोकना पड़ा। सासुक, आपकी वापसी पर बधाई। क्या आज का दिन वाकई बहुत बढ़िया नहीं है? चुन की सासुक प्रशिक्षण से वापस आ गए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें कोई समस्या नहीं होगी। जो गुल और यू जोंग ने विषय बदलने की बहुत कोशिश की। उनका इरादा चुन म्यांग का बचाव करना नहीं था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे माउंट हुआ को गंदगी में तब्दील होते नहीं देखना चाहते थे, जहां बेक चेओन और चुन म्यांग अपनी पहली ही मुलाकात में लड़ रहे थे। बेक चॉन ने उन दोनों की ओर देखा। उनकी हताश निगाहों को देखकर बेक चेओन ने संकुचित आंखों से अपना मुंह खोला। चुन म्यांग, क्या ये था? कितना दृढ़ निश्चयी आदमी है। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये समझते हुए कि उसे रोकना असंभव था, दोनों ने आगे बढ़कर चुन म्यांग के लबादे का किनारा पकड़ लिया। कृपया बस एक बार, अपने जीवन में बस एक बार विनम्रता से पेश आएं। क्या वो उनकी गंभीरता को समझ पाया? चुन म्यांग ने अपना मुंह खोला। आपको यहाँ तक आने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ओह, यू जोंग और जो गुल हैरान रह गए। चुन म्यांग के मुंह से ऐसी खुशनुमा बातें कब से निकल रही थी? आप बार बार एक ही बात पूछते रहते हैं। क्या आपको आराम करने की जरूरत है? मानो उसका चरित्र रातों रात बदल जाएगा। धिक्कार है उस निरंकुश कमीने पर। बेक चेन की भौहें फड़क उठी। मैं एक बार फिर पूछूंगा, क्या आपको यकीन है कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं? नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से जवाब दें। अरे, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हम कभी नहीं मिले। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? उसकी चमकती आंखों को देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि वह झूठ बोल रहा है। तृतीय श्रेणी के शिष्यों को छोड़कर और अन जियोंग, द्वितीय श्रेणी के शिष्य भी उस पर संदेह कर सकते हैं। हम सच में, अगर मैं पूछूं तो मुझे पता चल जाएगा। बेक चॉन ने अन जियोंग की ओर रुख किया। वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन यही एकमात्र तरीका था जिससे वह फिर से बढ़त हासिल कर सकता था। सासुक, मैंने उस बच्चे को सुबह सुबह हुआ उनके एक रेस्तरां में शराब पीते हुए देखा। अन जियोंग की आंखें फड़क उठी। वास्तव में? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, तीसरी श्रेणी के शिष्यों के लिए माउंट हुआ से बाहर जाना वर्जित है। हालांकि उनके लिए अपनी वर्दी छोड़कर सादे कपड़ों में यात्रा करना निश्चित रूप से अक्षम्य है। बस ठीक है। हाँ, मैंने देखा। बेक चेओन ने, जो दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए था, अपना सिर ऊपर उठाया। क्या उसने फिर गलत सुना? नहीं, उसके कानों में क्या हो गया है? उसे अजीब अजीब जवाब सुनाई देते रहते हैं। मैंने कहा, ये ठीक है। बेक चॉन ने हैरानी भरे चेहरे से अन जियोंग की ओर देखा। अन जियोंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो शिष्टाचार और अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। वह सिर्फ इसलिए सख्त नहीं थे क्योंकि वह व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हाउस के प्रमुख थे। उनका सख्त व्यक्तित्व, जो नियमों के प्रति संवेदनशील था, उन्हें छात्रावास का प्रमुख बनाता था। और ऐसे व्यक्ति ने कहा कि तृतीय श्रेणी के शिष्य के लिए माउंट हुआ पर उतरना ठीक है, भले ही वह नियमों के विरुद्ध हो। सासुक, उस बच्चे को बिना अनुमति के माउंट हुआ से नीचे जाने की अनुमति दी जाती है। अनुमति? एक बच्चे को ऐसी अनुमति कौन देगा? संप्रदाय के नेता ने उसे यह अनुमति दे दी। क्या आपको इससे कोई समस्या है?
एस संप्रदाय का नेता। सचमुच वह इतना हैरान था कि उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया था। सासुक की आवाज सुनकर उसे पता चल गया कि दोबारा पूछना सीमा लांघना होगा। किसी तरह बेकचोन आज सबके साथ गलत रास्ते पर चल रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेकचोन ने चौंक कर चुनम्यांग की ओर देखा। नोम 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 नोम। चुनम्यांग जल्दी जल्दी अपनी चॉपस्टिक हिला रहा था और खाना खा रहा था, जैसे उसे इस बात में कोई दिलचस्पी ही न हो कि क्या हो रहा है। बेकचेओन को गुस्सा कम आता अगर बच्चा कम से कम उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता, लेकिन यह उदासीनता उसे क्रोधित कर रही थी। बेकचोन ने अपने होंठ काटे। मैं इसे अंत तक देखूंगा। उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। बेकचोन ने फिर से अपना मुंह खोला, लेकिन तभी एक आदमी प्रवेश द्वार से अंदर आया। यह वित्त प्रमुख ह्यूनियंग हमेशा की तरह ठंडे चेहरे के साथ था। वह अंदर आया और चारों ओर देखने लगा। हम बड़े को नमस्कार करते हैं, हम बड़े को नमस्कार करते हैं। जब सभी लोग खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे तो उन्होंने बस हाथ हिलाया, जैसे कि उन्हें इससे चिढ़ हो रही हो। ठीक है, अच्छा समय बिताते रहो, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया हूँ। सब लोग जितना चाहे उतना खाओ और शांति से आराम करो। मैं जा रहा हूँ। अंजियोम, उन पर नजर रखना ताकि वे ज्यादा न खेलें। हाँ, सासुक। बेकचोन, जो अभी भी खड़ा था, बोला, मुझे उस बुजुर्ग से कुछ कहना है। ह्यूनियंग, जो बाहर जाने ही वाला था, मुड़ा और उसकी ओर देखने लगा। यह क्या है? मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने आज एक तृतीय श्रेणी के शिष्य को हुआउंग नदी में शराब पीते देखा। शराब? हाँ। ह्यूनियंग का चेहरा विकृत हो गया। एक तृतीय श्रेणी का शिष्य शराब पी रहा है? क्या आपको यकीन है कि आपने इसे अपनी आंखों से देखा है? निश्चित रूप से। वह इस बात से इनकार करता है कि वह था, लेकिन मैंने निश्चित रूप से सही देखा। बेकचोन ने अपनी मुस्कान को अपने हाथों से छिपाने के लिए अपना चेहरा थोड़ा ढक लिया। ये बात शायद अशिष्ट लगे, लेकिन वह बच्चा ही था जिसने उसे सबसे पहले उकसाया था, इसलिए उसे ऐसा कुछ करना पड़ा। तुमने जो शिष्य देखा वह कौन है? बेकचोन ने चुनम्योंग की ओर रुख किया। वह शांत होने का नाटक कर रहा था, लेकिन बेकचोन को यकीन था कि चुनम्योंग अंदर ही अंदर मर रहा था। इसके लिए मुझे दोष मत दो। इसका उद्देश्य माउंट हुआ में नियमों को स्पष्ट करना है। तृतीय श्रेणी का शिष्य चुनम्यांग। कौन? चुनम्यांग, वह जो वहाँ है। जब बात बड़ों की आई तो वे तीसरी श्रेणी के प्रत्येक शिष्य को नाम से नहीं जान सकते थे, इसलिए बेकचोन ने बच्चे की ओर इशारा किया। ह्यूनियंग ने चुनम्यांग को देखा और भौहें सिकोड़ ली। फिर क्रोध के साथ चिड़चिड़ाहट में अपना मुंह खोला। इसके बारे में क्या है? हाँ, उस चुनम्यांग ने शराब पी थी, है ना? इसके बारे में क्या है? क्या? अध्याय 77। रोलिंग स्टोन पर काई जमती नहीं। 3 ई बुजुर्ग। बेकचोन स्तब्ध होकर देखता रहा, जबकि ह्यूनियंग उसे असंतोष से देख रहा था। कुछ गलत बोला। बेकचोन इस स्थिति को स्पष्ट करने और सुधारने के लिए तुरंत आगे आए। किसी तीसरे दर्जे के शिष्य का हुआ उन गांव में जाकर शराब पीना गलत है। हालांकि बच्चे को संप्रदाय के नेता द्वारा अपनी इच्छा से नीचे उतरने का अधिकार दिया गया था, लेकिन क्या उसे शराब पीने की भी अनुमति दी गई थी? मुझे नहीं लगता कि उसे समझ में आया कि उसने क्या किया। ह्यूनियंग का चेहरा फिर से मुड़ गया। ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। और तुरंत, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो शब्दों को नहीं समझते। क्या? ह्यूनियंग ने अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश किए बिना ही बोल दिया। क्या आपने माउंट हुआ के लिए नियम निर्धारित किए थे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो फिर क्या माउंट हुआ में ऐसा कोई नियम था जो संप्रदाय से बाहर रहने पर शराब पीने पर रोक लगाता हो? बेकचोन स्वयं को उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ पाया। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं था। आखिर कौन सा संप्रदाय ऐसा नियम बनाएगा जो शराब पीने पर रोक लगाता हो? लेकिन एक ताओवादी में औचित्य की भावना होनी चाहिए। और ह्यूनियंग ने बेकचोन की ओर देखा। इसके बारे में क्या है? ज्येष्ठ, 1-2 ड्रिंक्स लेने में क्या बुराई है? ऐसा क्यों लग रहा था कि ह्यूनियंग का चेहरा लगातार लाल और क्रोधित होता जा रहा था? बस इतना ही नहीं था। अंततः ह्यूनियंग का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया जब उसने बेकचोन की ओर इशारा किया। यहाँ बहुत से कमीने लोग हैं जो अपने खाने का खर्च भी नहीं उठा सकते, लेकिन जो आदमी आपको खाना खिलाता है वह बाहर जाकर अपने पैसे से शराब पीता है। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे परेशान करने के लिए सासू के रूप में अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर सकते हो? क्या ससुक, तुम उसके कमाए हुए पैसों से मांस खा रहे हो? अब वह नीचे जाता है और अपने बचाए हुए पैसों से शराब पीना चाहता है, लेकिन तुम इससे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम उसके बारे में बताने के लिए मेरे पास आते हो। बेकचोन का चेहरा अकड़ गया। ये समझना मुश्किल था कि ह्यूनियंग उसे क्यों कोस रहा था। क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने एक तृतीय श्रेणी के शिष्य को शराब पीते देखा था? क्या ये वाकई बुजुर्ग ह्यूनियंग है? माना जाता है कि उसे नॉर्थ सी आइस पैलेस में शामिल होना था, लेकिन वह माउंट हुआ में पहुंच गया, जहां वह अपने कौशल का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाया। हालांकि वह हमेशा शांत और ठंडे स्वभाव का माना जाता था। क्या ये वाकई वही आदमी है? ह्यूनियंग को बड़ी बड़ी आंखों से चिल्लाते हुए देखकर यह कहना कठिन था कि यह सपना था या नहीं। अगर तुम वाकई इससे परेशान हो तो हुआ उनके पास जाओ और कुछ पैसे कमाओ, लेकिन नहीं। तुम सिर्फ एक शिष्य होने के कारण प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बैठे हो और सासुक के रूप में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए करते हो। तलवारें घुमाना और सारा दिन ध्यान करना।
टेबल पर कोई पैसा या भोजन नहीं लाएगा। तुम्हारा दिमाग, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और कुछ सार्थक करो। क्या मुझे तुम्हारा वह सिर खोलना चाहिए और तुमसे कुछ उपयोगी बनाना चाहिए? तुम लोगों ने टेबल पर मांस कमाने के लिए क्या किया? टकराना। उसी समय किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया और अंदर घुस आया। हाँ, आप यहाँ हैं। जब ह्यून सांग ने पीछे से ह्यूनियम का मुंह ढक दिया तो एक अजीब सा मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया। यूप को छोड़ दो। हाँ, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, बच्चों से दूर किसी जगह पर। शांत रहो। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर डाइनिंग हॉल में अजीब सी खामोशी छा गई। कोई भी अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था। नोम 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 नोम। उस अजीब सी खामोशी में उन्हें केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, किसी चीज के खाए जाने की आवाज। क्या? बेक चॉन ने बुदबुदाया। आखिर यहाँ क्या हुआ? यह एक ऐसा वक्तव्य था जो सभी द्वितीय श्रेणी के शिष्यों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था। योजक चिन्ह। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? सवाल उसके लिए निर्देशित होने के बावजूद बेक चॉन ने चुपचाप अपने हाथ में चाय का प्याला रख दिया। यह एक पुराना चाय का प्याला था जिसे वह लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा था। बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने से पहले उसने सोचा था कि इस प्याले का अपना आकर्षण है, लेकिन अब इसे देखने पर ये सुंदर से ज्यादा दयनीय लग रहा था। आखिरकार माउंट हुआ की असली स्थिति यही थी। पुराना फर्नीचर, पुरानी इमारतें और बूढ़े लोग। इस थके हुए संप्रदाय की एकमात्र आशा उसके शिष्य थे और उनमें से उनकी सबसे बड़ी आशा बेकचॉन थी। हालांकि बेकचॉन 1 साल के बाद वापस लौट आया और अब उसकी उम्मीद उनके लिए अप्रासंगिक लग रही थी। यह अजीब है कि अचानक नई इमारतें बनाई गईं, और यह भी अजीब है कि संप्रदाय के जिन क्षेत्रों की 1 दशक से अधिक समय से उपेक्षा की गई थी उनकी मरम्मत की गई नहीं। मेरा मतलब है, यह अच्छी बात है। हम पहले ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि संप्रदाय के पास धन नहीं था। लेकिन बेक सांग ने कठोर स्वर में कहा। वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। क्या बुजुर्गों का व्यवहार बहुत अजीब नहीं है? हम इतने लंबे और कठिन प्रशिक्षण से वापस आ गए, लेकिन संप्रदाय के नेता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्या संप्रदाय के नेता ने आपके प्रयास के लिए आपकी पर्याप्त प्रशंसा नहीं की? फिर भी हमें दूर गए 1 साल हो गया है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवर्तन के लिए उत्सुक हैं। बेक सांग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। इस बारे में सोचते हुए संप्रदाय के नेता ने वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे इस तरह से बुलाना भी समझदारी नहीं थी। संप्रदाय का नेता ठीक हो सकता है, लेकिन क्या ह्यूनियंग या यहाँ तक कि अंजेओम सासुक भी वैसा ही व्यवहार नहीं कर रहे थे? बेकचॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई कुछ भी कहे, ये वाकई अजीब था। ऐसा नहीं था कि वे अपने बड़ों से असंतुष्ट थे, लेकिन उनका व्यवहार अजीब था। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं हुआ? सभी बड़े लोग उस बच्चे का पक्ष ले रहे थे। बेक सान। हाँ सहयुन, मैं इतना अज्ञानी नहीं हूँ। जब उसे कोसा गया और उसके मुंह पर चिल्लाया गया तो वह कैसे नहीं समझ पाया? साह्युन, वह बच्चा, वह बहुत घमंडी है ना? हम भले ही बड़े लोग उसका पक्ष लें, लेकिन क्या उसे कम से कम अपना सिर तब नहीं झुकाना चाहिए जब हम उसके सीधे वरिष्ठ वापस आएं? लेकिन वह इसके बाद बेक सांग चुप हो गया। यदि वह बच्चा उन पर हंसता या उपहास करता तो वे उसे उचित ढंग से डांट सकते थे, लेकिन वे उसकी उदासीनता के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ओह, बेकचॉन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। और मुझे समझ नहीं आता कि यू समाय को उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। क्यों, बस क्यों? बेकचन के चाय के कप में एक छोटी सी लहर उत्पन्न हुई जब उसका हाथ हल्का सा कांपने लगा। हो सकता है कि यू सामे के पास कोई कारण हो, लेकिन वह हमसे बमुश्किल ही बात करती है। मैंने उसे अब तक किसी से इतनी सक्रियता से बात करते नहीं देखा, और ऐसा नहीं है कि हमने उसके साथ सिर्फ 1 या 2 दिन ही बिताए हों, है न? हमें छोड़कर कम से कम साह्युन। बेक सान। हाँ साह्युन, ज्यादा गुस्सा मत हो। बेक सांग ने अपना सिर झुकाया और बेकचन की आंखों में देखा। बेकचॉन ने अपने हाव भाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह अपरिहार्य था कि वह थोड़ा बहुत ये दर्शाए कि वह कितना असहज महसूस कर रहा है। उसकी आंखें फड़कती रहीं और वह अपनी भौहें सिकोड़ने से बचने की कोशिश करता रहा। मैं उस युवा लड़के से हार गया। पूर्ण संत या बुजुर्ग भी नहीं। माउंट हुआ जैसे संप्रदायों के भीतर शिष्यों के बीच स्तर का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के समान है। जिस तरह बेक शिष्य अन्य शिष्यों के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, उसी तरह चुन म्यान को भी उनके खिलाफ बोलने में सक्षम नहीं होना चाहिए। कमीनी छोरी। बेकचॉन ने अपने होंठ काटे। उस समय बेक सांग ने झुककर अपना भाषण जारी रखा। मैं माफी चाहता हूँ, ये बिल्कुल अनुचित है। हम इतनी कठिन ट्रेनिंग के बाद वापस लौटे, लेकिन बुजुर्गों ने हमारे प्रयासों को पहचाना नहीं, और वह सांप जैसा कमीना जो कहीं से भी प्रकट हुआ, बुजुर्गों के साथ खेलकर संप्रदाय पर कब्जा कर रहा है न? वह समय बीत चुका है जब हम बड़ों के साथ हंसी मजाक कर सकते थे। तुम्हें पता है कि मेरा मतलब यह नहीं था। वह जानता था, वह ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। बेकचॉन ने धीमी आह भरी। यह एक प्रकार का एहसास है जैसे किसी ने आप पर धीरे से कब्जा कर लिया हो। क्या वे बहुत लंबे समय से दूर थे? पहले जब वे लौटते थे तो वयस्क उनका गर्मजोशी से स्वागत करते थे और फिर बाद में बेकचॉन से मिलने आते थे। अब वे बमुश्किल ही उसमें रुचि दिखाते हैं। इसके बजाय वे सभी चुन म्यान की तलाश में थे। बेकचॉन अपनी स्थिति में अचानक आए परिवर्तन से नाखुश थे। वह नहीं जानता था कि चुन म्यान ने ऐसा क्या किया था कि उसे अपने बुजुर्गों से इतनी बड़ी उम्मीदें थी और उनका संरक्षण प्राप्त था, लेकिन माउंट हुआ उसका संप्रदाय था।
बेकचोन एकमात्र व्यक्ति था जिसे माउंट हुआ के बुजुर्गों की उम्मीदें पूरी हुई और उसे मार्गदर्शक प्रकाश बनना था जो संप्रदाय को पुनः उज्ज्वलता की ओर ले जाए। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? हम और क्या कर सकते हैं? क्या हमें कम से कम उसे पीटना या उसे अनुशासित नहीं करना चाहिए? अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो माउंट हुआ एक गड़बड़ हो जाएगा। साह्युन को व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए और उसे सही करना चाहिए। बेकचोन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। उसे यह पसंद नहीं था कि उसके कनिष्ठ उससे बात करें, लेकिन वह दूसरों को समझाने वाला व्यक्ति नहीं था। अभी शांत हो जाओ साह्युन, बेकसांग ने अपनी आवाज ऊंची की, जिससे बेकचोन की भौहें तन गईं। ये देखकर बेकसांग ने आह भरी और अपनी आंखें नीची कर ली। उस प्रतिक्रिया को देखकर बेकचोन ने संतुष्ट चेहरे के साथ सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, तो क्यों? कुछ बातें हैं जिन्हें हमें पहले जानना आवश्यक है। बेकचोन ने अपना सिर हिलाया और चाय का प्याला नीचे रख दिया। हमें एक उचित क्रम का पालन करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि यह जानना जरूरी है कि बड़े बुजुर्ग उस बच्चे की चापलूसी क्यों कर रहे हैं? हाँ ठीक है, हमें ऐसा करना चाहिए। वह आ रहा है। कौन? जैसे ही बेकचोन ने अपनी बात समाप्त की, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आएं। किक। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही अंदर आने वाले व्यक्ति ने सिर झुकाया। शिष्य यून जोंग यहाँ है। स्वागत। बेकचोन ने आगे की ओर इशारा किया। बैठ जाओ। हाँ सासुक। यू जोंग सावधानी से बैठ गया। प्रस्ताव के बावजूद वह निश्चित नहीं था कि उसे बैठना चाहिए या नहीं। बेकचोन को यू जोंग का रवैया पसंद आया। चीजें इसी तरह होनी चाहिए। उस दूसरे कमीने की तरह व्यवहार मत करो। बेकचोन, जो शांत था, धीमी आवाज में बोला। यू जोंग। हाँ सासुक, जब मैं दूर था तो आपको प्राचीनों की सेवा करने और शिष्यों को संभालने में कठिनाई हुई होगी। मैंने वही किया जो माउंट हुआ के एक शिष्य के रूप में मुझसे अपेक्षित था। हाँ तुम सही हो, यह एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन बेकचोन एक क्षण के लिए रुका, जिससे यून जोंग ने उसके भावों की जांच करने के लिए अपना सिर उठाया और फिर अपेक्षित शब्द बोले। ऐसा लगता है जैसे माउंट हुआ में इस समय अजीब चीजें हो रही हैं। क्या आप चुन म्यान के बारे में बात कर रहे हैं? बेकचोन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यू जोंग को पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। यह मेरी गलती है कि मैंने उस सास को ठीक से नहीं चलाया। अगर आप नाराज हैं, तो कृपया मुझे सजा दे सासुक। नहीं, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप संभाल सके। मैं ये कह रहा हूँ। बेकचोन मुस्कुराया। मुझे बताओ कि जब मैं दूर था तो क्या हुआ। मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा और तय करूंगा कि आगे क्या करना है। यू जोंग ने गहरी सांस ली। मेरे लिए सासुक को ये समझाना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं चुन म्यान को धोखा दे रहा हूँ। यहाँ आने से पहले यू जोंग ने चुन म्यून को पहले ही बता दिया था। उसने पूछा कि क्या वह उससे बुलाने वाले सासुक को सब कुछ बता सकता है, और चुन म्यून का जवाब सरल था, जाना। अच्छा होता यदि उन्होंने कुछ निर्देश दिए होते। यू जोंग ने एक क्षण के लिए बेकचोन की ओर देखा और फिर बोला। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे उस समय से शुरुआत करनी चाहिए जब चुन म्यान ने माउंट हुआ में प्रवेश किया था। जैसे ही यून जोंग ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की, शिष्य ने सांस रोककर उसकी बातें सुनी, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, बेकचोन का चेहरा धीरे धीरे और अधिक विकृत होता गया। अध्याय 78। रोलिंग स्टोन पर काई जमती नहीं। 4। कहानी पूरी हो जाने के बाद कोई भी नहीं बोला। सभी लोग गंभीर भाव से यून जोंग के चेहरे की ओर देख रहे थे, जैसे वे मुसीबत में पड़ गए हों। ये बेकचोन ही था जिसने लंबी चुप्पी तोड़ी। तो वह बच्चा। हाँ सासुक, संप्रदाय के खजाने और खोई हुई मार्शल आर्ट की पुस्तकों की खोज की। हाँ, और क्या आपको एक खाता बही मिली जिससे माउंट हुआ के अधीन व्यापारों के मामलों का पता चला और व्यापारों को वापस जब्त करने में मदद मिली? सही। इसके अलावा उन्होंने यूनहा मर्चेंट गिल्ड के बुजुर्ग हवान की बीमारी भी ठीक कर दी थी। हाँ, बदले में यूनहा ने माउंट हुआ के वित्त और हुआ उनकी देखभाल करने की पेशकश की। यू जोंग ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। पीछे मुड़कर देखे तो यह अजीब था। हुआ उनका जीवन ऐसा था जो उस समय अस्तित्व में नहीं था जब वे पहली बार प्रशिक्षण के लिए गए थे। चूंकि वे इतने लंबे समय से माउंट हुआ से दूर थे, इसलिए उन्होंने मान लिया कि उनके दूर रहने के दौरान हुआ उनमें काफी सुधार हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सही। बेकचोन ने अपना मुंह खोला लेकिन फिर बंद कर लिया। मैं समझ गया। हाँ सासुक, तो फिर मैं विदा लेता हूँ। ठीक है। जब यू जोंग कमरे से बाहर गया तो बेकचोन के चेहरे पर गंभीरता थी और कमरे में मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर भी उदासी थी। नहीं, बस क्या? बेकसांग ने हताश और निराश महसूस करते हुए अपना मुंह खोला। तो फिर क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एक बच्चे ने माउंट हुआ की सभी समस्याओं को अकेले ही हल कर दिया? इस शिष्य की आवाज में आश्चर्य और घबराहट सुनी जा सकती थी। बेकचोन जवाब भी नहीं दे सका। माउंट हुआ की सबसे बड़ी समस्या न तो उनकी मार्शल आर्ट थी और न ही उनके शिष्यों की कम संख्या। माउंट हुआ इतनी जल्दी इसलिए ढह गया क्योंकि उनके पास खुद का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत बड़ा कर्ज था। जब वे प्रशिक्षण के लिए गए तो बेकचोन की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि 1 वर्ष बाद लौटने पर उन्हें संप्रदाय को त्यागा हुआ और नष्ट हुआ पाना था। लेकिन चुन म्यांग ने इस समस्या का समाधान कर दिया। ये समझ में आता है कि बड़े लोग उसे क्यों पसंद करते हैं। बेकसांग बेकचोन के शब्दों पर आत्म उपहास में हंसे।
बड़े ह्यून यंग को उस बच्चे के पैसे से मांस खाने के बारे में सभी पर चिल्लाते हुए सुनकर मैंने सोचा कि वह एक महान व्यापारी का बच्चा है और वह माउंट हुआ को बहुत सारा पैसा दे रहा है, लेकिन वह वस्तुतः माउंट हुआ को भोजन दे रहा था। बेक चेन ने अपना सिर हिलाया। इस समस्या को हल करने का कोई जवाब नहीं है। अगर बेक चेन ह्यून यंग की जगह पर होते तो वे खुद चुन म्यूंग का बचाव करते। चुन म्यूंग का योगदान इतना महत्वपूर्ण था। वह एक ऐसा बच्चा था जिसने भाग्य के देवता की तरह धन इकट्ठा किया और माउंट हुआ की सभी वित्तीय समस्याओं को हल किया, यहाँ तक कि उन समस्याओं को भी जो दशकों से चली आ रही थी और जिनका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। यह अच्छी बात है कि ह्यून यंग के बच्चे नहीं थे। अगर उसका बच्चा चुन म्यूंग के साथ बहस में पड़ जाता, तो अगर वह चुन म्यूंग का पक्ष लेता रहता तो उसका घर गड़बड़ हो जाता। वह हमेशा एक और बच्चा पैदा कर सकता था, लेकिन इस दुनिया में उसे चुन म्यांग जैसा दूसरा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। सहयुन बेक चेन ने बहुत सोच विचार कर अपना दिमाग खपाया। अगर उसने संप्रदाय की किसी एक समस्या का समाधान किया होता तो यह उसके योगदान के साथ समाप्त हो जाता, लेकिन वह बच्चा यूनहा गिल्ड से जुड़ा हुआ है। जब तक उसका यूनहा से संबंध है जो माउंट हुआ के वित्त का प्रबंधन करता है और माउंट हुआ उस संबंध से पैसा कमाता है, चुन म्यूंग की स्थिति बढ़ती रहेगी, कम से कम निकट भविष्य के लिए तो। लेकिन क्या किसी बिंदु पर संप्रदाय के बढ़ने के साथ उसका महत्व कम नहीं हो जाएगा? ठीक है, लेकिन क्या वह क्षण जल्द ही आएगा? जैसा कि आप जानते हैं, ये सब कुछ है। सोना एक भिखारी की गोद में गिर रहा है। ये देखने में अच्छा था और छूने में भी अच्छा था। भले ही इसका तुरंत इस्तेमाल न किया गया हो, क्या आप इसे अपने पास रखने से खुश नहीं होंगे? चुन म्यांग वह व्यक्ति था जिसने माउंट हुआ नामक भिखारी को सोना दिया था। बेक चेन ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह ऐसा कुछ हासिल नहीं कर सका। मैं समझ सकता हूँ कि संप्रदाय का नेता उस बच्चे से अकेले क्यों मिला होगा। बेक चेन ने अपने होंठ काटे। जब वह प्रशिक्षण से लौटा तो उसने सोचा कि उससे सभी बड़ों से प्रशंसा और अनुमोदन की नजरें मिलेंगी, लेकिन एक लड़का जो कहीं से भी प्रकट हुआ, उसने सुर्खियां बटोर ली और बड़ों की उन सभी उम्मीदों को प्राप्त कर लिया जो बेक चेन के लिए होनी चाहिए थी। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। क्या ये सचमुच इतनी बड़ी बात है? बेक मून, जो अब तक केवल बातचीत सुन रहे थे, बोले, माउंट हुआ के खजाने की खोज महज एक संयोग था, और क्या ये शुद्ध भाग्य नहीं था कि उसने बुजुर्ग हवान का इलाज किया? साह्युन, माउंट हुआ एक मार्शल आर्ट संप्रदाय है। यह स्वीकार्य है कि संप्रदाय एक बच्चे को सिर्फ इसलिए वरीयता दे रहा है क्योंकि वह संप्रदाय में पैसा लेकर आया है। दूसरे सभी इसे कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं और माउंट हुआ के मूल्यों को भूल सकते हैं? बेक चेन ने मेज जोर से पटक दी और बोला, साजे, तुम्हें अपने शब्द बहुत सावधानी से चुनने चाहिए। तुमने जो कहा वह बड़ों और शासकों का अपमान है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन जरूरी नहीं कि आप गलत हो। हाँ, बेक चेन ने शांति से अपना सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। माउंट हुआ अब अपरिचित लगता है। चाहे कितना भी पैसा कमाया जाए, हमें अपने मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि संप्रदाय को सही मायने में बहाल किया जा सके। आप ठीक कह रहे हैं, ये सच है। बेक चेन ने उनके जवाब पर सिर हिलाया। अंत में हमारे पास मूल बातों पर वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब हो सकता है कि प्राचीन उसके योगदान के कारण उसमें रुचि रखते हों, लेकिन एक बार जब उन्हें एहसास हो जाता है कि सम्मेलन निकट आ रहा है, तो कोई रास्ता नहीं है कि वे तृतीय श्रेणी के शिष्यों पर ध्यान दे पाएं। हाँ सहयुन, तुम सही हो। तो अभी के लिए चलो अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। हम बाद में उस बच्चे के रवैये को ठीक कर सकते हैं। बेक सांग ने बेक चेन की ओर देखा। लेकिन सहयुन, क्या इस सम्मेलन में केवल हम ही भाग नहीं लेंगे? इसमें तृतीय श्रेणी के शिष्य भी शामिल होंगे। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो यह नहीं जानता? हम अकेले ही कड़ी मेहनत नहीं कर सकते। क्या हमें तीसरी श्रेणी के शिष्यों को अपमानित होने से बचाने में भी मदद नहीं करनी चाहिए? उस समय बेक चेन ने बेक सांग को दिलचस्पी से देखा। आप क्या सोचते हैं साजे? अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते तो हमारे लिए अपने प्रशिक्षण पर ध्यान देना ठीक होता, लेकिन तीसरी श्रेणी के शिष्यों से वरिष्ठ होने के नाते हम उनकी सहायता करना कैसे भूल सकते हैं? भले ही ये थोड़ा परेशानी भरा हो, लेकिन हमें अपने कनिष्ठों का ख्याल रखना चाहिए। इससे हमें सम्मेलन में भी मदद मिल सकती है। बेक चेन मुस्कुराया। जैसी की उम्मीद थी, साजे को माउंट हुआ में अन्य लोगों से अधिक सभी की परवाह है। मैं शर्मिंदा हूँ सहयुन, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। हम एक साल से दूर थे, इसलिए हम उनसे दूर हो गए होंगे, इसलिए कुछ समय के लिए एक साथ पसीना बहाना बुरा विचार नहीं होगा। हाँ सहयुन, यह एक अच्छी योजना लगती है। बेक चेन और बेक सांग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अंत में गरिमा शक्ति से आती है। एक सज्जन व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, लेकिन सम्मान केवल एक सीमा तक ही सीमित रहता है। परिवार में भी अधिकार जरूरी है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब तीसरी श्रेणी के शिष्य अपने वरिष्ठों की परवाह किए बिना बेलगाम हो जाएंगे। इससे पहले उन्हें स्थापित किया जाना था। उन्हें सिखाएं कि क्यों ससुक वयस्क थे और क्यों तृतीय श्रेणी के शिष्यों को अपना सिर झुकाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उस बच्चे चुन म्यांग में मार्शल आर्ट की प्रतिभा होगी। तो क्या माउंट हुआ में भविष्य की पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए एक और योग्य व्यक्ति नहीं होगा? भावी पीढ़ी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आप ही है सहयुन। मैं हमेशा नेतृत्व नहीं कर सकता। ये सबसे अच्छा होगा यदि कोई होशियार बच्चा हो जो मेरी आज्ञाओं का पालन करे।
बेक चॉन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक से चल भी नहीं सकता। क्या उस बच्चे में मार्शल आर्ट की प्रतिभा होने की कोई उम्मीद है? बेक मून ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या हमें जूनियर्स को पढ़ाने और उनका नेतृत्व करने के लिए यही कारण नहीं होना चाहिए? हालांकि चुंग म्यान के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं समझता हूँ। वे तीनों एक दूसरे को देखकर खुशी से मुस्कुराए। मुझे तुम्हें अपने वरिष्ठों की गरिमा की उचित सराहना करना सिखाना है। बेक चन की ठंडी आंखें भी मुस्कुरा उठी। क्या आप सो रहे हैं? ओह उफ, मुझे तुम्हारे कारण सासुक्स के कमरे में घसीटा गया और तुम इतने आराम से लेटे हो। यू जोंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। उनका चुंग म्यान से विनम्र होने के लिए कहने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने ऐसी धारणाओं को उसी शाम त्याग दिया जिस शाम चुंग म्यान संप्रदाय में शामिल हो गए। फिर भी जब उन्होंने बाइक शिष्यों को बाइक चॉन के साथ इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार करते देखा तो वे भावुक हो गए। संप्रदायों का ऐसा ही होना चाहिए। ये देखकर कि बेक चॉन का कितना सम्मान किया जाता है, यू जोंग को रोने का मन हुआ। एक समय था जब मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। एक खास व्यक्ति के आने के बाद सब कुछ बदल गया। बुरी आदतें सीखना आसान है लेकिन सुधारना मुश्किल। तुम क्या सोच रहे हो सह्युन? कुछ नहीं, समस्या तो यही है, यही आदमी है। अतीत में यू जोंग के प्रति कुछ सम्मान दिखाया गया था, लेकिन अब जो गुल उसके साथ पड़ोस के भाई की तरह व्यवहार करता है। यू जोंग ने गहरी सांस ली और जो गुल की ओर देखा। गुल, हाँ, क्या ये वास्तव में अच्छी बात है कि चुंग म्यान माउंट हुआ आया? अजीब बातें मत करो। क्या कुछ हुआ है? क्या ये किसी जूनियर के लिए अपने सीनियर से बात करने का कोई तरीका है? ओह, अंत में यू जोंग ने सब कुछ छोड़ देने का निर्णय लिया और अपना मुंह खुलने से पहले बिस्तर पर लेटे चुंग म्यान की ओर देखा। सीनियर ने मुझसे पूछा कि अब तक उन्होंने क्या किया है, और इसलिए क्या आपने मुखबिरी करने का निर्णय लिया? इसे छुपाने का क्या मतलब है? ये सच है, उन्हें अंततः पता चल ही गया। और प्रतिक्रिया, क्या आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप सचमुच नहीं जानते? मैं समझता हूँ ये स्पष्ट है। यू जोंग और जो गुल ने आह भरी। चुंग म्यान को अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ अपना पेट थपथपाते हुए देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए। पागल कमीना, बेकार है कमीने। वैसे भी बेक चोन उनका सहयुग नहीं था, वह उनका सासुक था। चुंग म्यान कैसे सोच सकता था कि पहली मुलाकात में ही वह अपने से इतने वरिष्ठ व्यक्ति को भड़का देगा। बेक चेओन तीसरी श्रेणी के शिष्यों के साथ सख्त नहीं था। हालांकि अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। खैर, यह अच्छा नहीं होगा। दुनिया में कोई भी चुंग म्यान को नहीं हरा सकता। क्या यू जोंग और जो गुल भी उससे नहीं हारे? सौभाग्य से वे अपनी स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम थे। हालांकि अगर बेक चेओन अपनी किस्मत आजमाता है और चुंग म्यान को रोकने का फैसला करता है तो स्थिति और भी बड़ी गड़बड़ में बदल सकती है। खैर, तीर हम पर गिरने वाले हैं, मुझे पता है। एक बार फिर यू जोंग ने आह भरी और जो गुल की ओर देखा। जब हमें पता चला कि सासुक्स वापस आ रहे हैं तो हमें यह मान लेना चाहिए था कि ऐसा ही होगा। सही, बाकी लोगों को बुलाओ और उन्हें कल से अपने व्यवहार के प्रति सावधान रहने को कहो। भले ही कुछ खास न हो, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो मुझे यकीन है कि वे हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं समझ गया। जो गुल ने यह जवाब देते हुए जाने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन फिर वह रुक गया और यू जोंग की ओर देखा। लेकिन सहयुन, हाँ, मैं किसी बात के बारे में उत्सुक हूँ। किस बारे में? यदि बेक चोन सासुक और चुंग म्यून के बीच मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? ऐसी हास्यास्पद बातों के बारे में मत सोचो और जो कहा जाए वही करो। टच। जो गुल ने अपनी जीभ चटकाए और बाहर चला गया। चुंग म्यून के कमरे में छोड़कर यू जोंग ने कमरे के मालिक की ओर देखा, जो अभी भी गहरी नींद में सपने देख रहा था। कौन जीत सकता है? क्या वह इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वह सचमुच नहीं जानता था? अच्छी नींद ले। अब माउंट हुआ में शांति आखिरकार टूट गई। भविष्य में बहुत हंगामा होगा। चुंग म्यान शांति से सोता रहा। उसके चेहरे पर दुनिया की कोई चिंता या चिंता नहीं थी। उसे देखते हुए यू जोंग ने एक हल्की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर जाने से पहले एक आह भरी। अध्याय 79। रोलिंग स्टोन पर काई जमती नहीं। 5 सुनना। हाँ, संप्रदाय नेता अंजियो ने हाथ बढ़ाकर एक चाय का कप ले लिया। बेर की पंखुड़ियों को सुखाकर बनाई जाने वाली बेर की चाय ह्यून जोंग को सबसे ज्यादा गर्व वाली चीजों में से एक है। उस चाय को बाहर लाने का मतलब था कि आज बात करने के लिए काफी कुछ था। कैसा है? अंजियोन के जवाब देने से पहले उसने अनएम की तरफ देखा। वह जांच रहा था कि क्या दूसरों की मौजूदगी में बात करना ठीक रहेगा। ह्यून जोंग, जिसने चाय ली थी, ने इसे पहचान लिया और कहा, बस ठीक है। हाँ, फिर अंजियोन ने अपना मुंह खोला। जैसा कि संप्रदाय के नेता ने कहा, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। और लगता है कुछ समस्या है। हम ह्यून जोंग ने इस पर सिर हिलाया। अगर ह्यून यंग सासुक उस समय नहीं आते तो माहौल खराब हो जाता। जैसा कि संप्रदाय के नेता ने कहा, दूसरे और तीसरे दर्जे के शिष्यों के बीच सूक्ष्म चिंगारी बह रही है। अच्छा, ऐसा है? ह्यून जोंग ने आह भरी। यह उनके निर्णय के कारण हुआ। मैं जल्दी में था। अन शिष्यों और बेक शिष्यों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था और बेक और चुंग शिष्यों के बीच का अंतर बहुत कम था। नतीजतन बेक शिष्यों में सबसे कम उम्र के यू येजियोल, चुंग शिष्यों में सबसे बड़े ह्यून जोंग के लगभग बराबर उम्र के थे।
चुन के शिष्यों के किसी भी समूह के बीच कुछ वर्षों का अंतर रखना प्रथागत था, इसलिए ये स्पष्ट था कि यह समस्या किसी न किसी समय विस्फोटक रूप ले लेगी। यह अपरिहार्य था। जब उन्हें तीसरी श्रेणी के शिष्य मिले तो माउंट हुआ वास्तव में किसी भी नए शिष्य को स्वीकार करने में असमर्थ था। उस समय संप्रदाय की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी। यह इतनी गंभीर हो गई थी कि नए छात्रों को शामिल होने से रोक दिया गया था। फिर किसी ने शिष्यों के परिवारों से सहायता प्राप्त करने का विचार सुझाया, जिसके बदले में उनके बच्चों को संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दी जाए। यहीं से समस्या की शुरुआत हुई। माउंट हुआ अपनी ढहती नींव को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा था, इसलिए किसी भी उपलब्ध साधन से धन जुटाना आवश्यक था। हालांकि भले ही वे अनुग्रह से गिर गए हों, माउंट हुआ अभी भी एक प्रतिष्ठित संप्रदाय था। उन्होंने चयनात्मक होने की कोशिश की कि वे किसे स्वीकार करें, लेकिन उन शिष्यों की खातिर जो संप्रदाय के भीतर बड़े होंगे, उन्होंने उन परिवारों के शिष्यों को लिया जिन्होंने बिना किसी सवाल के समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप चुन शिष्यों में मार्शल आर्ट प्रतिभा की कुछ कमी है। अतीत में चुन शिष्यों ने बेक शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की होगी, लेकिन क्या अब चुन शिष्य पहले से अलग नहीं है? हाँ, क्या उनका कोई केंद्रीय चरित्र था? क्या वह चरित्र नहीं बदला? एक अर्थहीन सा परिवर्तन बाहर आने लगा और उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रभावित होने लगा। एक व्यक्ति का अस्तित्व न केवल उसके समूह को प्रभावित कर रहा था, बल्कि दूसरे समूहों के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर रहा था। ह्यून जोंग और जो गुल चुन शिष्यों के केंद्र में थे, वे बड़ी मुश्किल से माउंट हुआ के तीसरे दर्जे के शिष्यों के रूप में उत्तीर्ण हुए। हालांकि अब तीसरे दर्जे के शिष्य चुन म्यान के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, जो केवल उत्तीर्ण होने से संतुष्ट नहीं था, बल्कि उत्कृष्ट परिणाम चाहता था। जिन लोगों की उम्र में 20 साल का अंतर होता है, वे एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं मानते, लेकिन जिन लोगों की उम्र में 10 साल या उससे भी कम का अंतर होता है, उनके पास एक दूसरे के प्रति सचेत रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यह मेरी गलती है। जैसे ही अंजेओम ने अपना सिर झुकाया, ह्यून जोंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। संप्रदाय नेता मैं ही था जिसने जोर देकर कहा था कि आप व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हॉल के प्रमुख बने। क्या उस समय सभी सहमत नहीं थे? सबसे पहले ये कुछ ऐसा है जिसकी हम सभी ने भविष्यवाणी की थी जब हमने तय समय से पहले तीसरी श्रेणी के शिष्यों को प्राप्त करना शुरू किया था। ये शब्द सिर्फ अंजेओम को सांत्वना देने के लिए नहीं थे। व्हाइट प्लम ब्लॉसम डॉम्स बनाने के बाद माउंट हुआ को बहुत लाभ हुआ, लेकिन जहाँ कुछ पाने को है वहाँ कुछ खोने को भी है। अतीत में कोई भी जूनियर अपने वरिष्ठों के साथ औपचारिकताओं को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे उम्र का कितना भी अंतर क्यों न हो। हालांकि तीसरी श्रेणी के शिष्यों को कभी भी दूसरी श्रेणी के शिष्यों से कुछ नहीं मिला। उन्हें अंजेओम द्वारा पढ़ाया जाता था और उनके साथियों के साथ मिलकर प्रशिक्षित किया जाता था। स्वाभाविक रूप से दोनों समूहों के बीच की दूरी बढ़ती ही गई। ये व्हाइट प्लम ब्लॉसम बोर्डिंग हॉल की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अंजेओम ने ह्यून जोंग की ओर देखा और पूछा, संप्रदाय के नेता, आपके अनुसार हमें क्या करना चाहिए? ह्यून जोंग ने बिना कुछ कहे बेर की चाय का स्वाद लिया। हवा में फैली उस हल्की खुशबू को सूंघते हुए उसे सुकून महसूस हुआ। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ दिया। लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। अगर हम हस्तक्षेप करें और स्थिति को बलपूर्वक नियंत्रित करें तो क्या उनका दिल संतुष्ट होगा? कभी कभी शिष्यों को आपस में झगड़ने देना और उनकी असहमतियों से सीखना गलत नहीं है। संप्रदाय के नेता, ये हमारे शिष्यों के बारे में है। अगर आप मन लगाकर सोचें तो आप नदी की दिशा भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप धारा को मोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, भले ही यह पहली नजर में संभव लगे, लेकिन आगे चलकर समस्याएं पैदा होंगी। ह्यून जोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गीत? हाँ, संप्रदाय नेता, आइए अपने बच्चों पर भरोसा करें। अंजेओम ने ह्यून जोंग को एक जटिल भाव से देखा। भाव से पता चल रहा था कि उसे इस बारे में संदेह था। उस समय ह्यून जोंग ने अंजेओम की अपेक्षा से भिन्न विषय पर बात की। बेक जॉन उस तरह का समस्याग्रस्त बच्चा नहीं है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? अंजेओम का चेहरा कठोर हो गया। नहीं, ये वह नहीं है संप्रदाय नेता। बेक चेन समस्या नहीं है। संप्रदाय का नेता, समस्या चुन म्यांग है। तभी अंजेओम को यह एहसास हुआ कि अन्य बुजुर्गों की नजर में चुन म्यांग की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। व्हाइट प्लम ब्लॉसम छात्रावास के प्रमुख अंजेओम ने चुन म्यांग को तीसरे दर्जे के शिष्यों को नियंत्रित करते हुए करीब से देखा। हालांकि ह्यून जोंग और अन्य बुजुर्गों ने उसे केवल एक प्यारे छोटे पिल्ले के रूप में देखा जो माउंट हुआ को आशीर्वाद देता था। क्या बेक जॉन एक सावधान और ईमानदार बच्चा नहीं है? भले ही उसका स्वाभिमान टूट जाए और वह गुस्से में आकर अपना आपा खो दे, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके कारण किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाए। क्षमा, कौन किसको चोट पहुंचाएगा? बेक चन चुन म्यांग को चोट पहुंचाएगा। यह पागल है। किसी तरह संप्रदाय का नेता बहुत भोला था, हालांकि इसे समझाना असंभव लग रहा था। नहीं, अगर वह समझा भी सकता तो भी संप्रदाय का नेता इस पर विश्वास नहीं करता। वास्तव में अंजेओम खुद चुन म्यूंग को पूरी तरह से नहीं समझता है। जिस तरह से संप्रदाय के नेता ने चुन म्यूंग को देखा वह उससे बहुत अलग था। जिस तरह से अंजेओम ने उसे देखा वह संभवतः ह्यून जोंग को कैसे समझा सकता था। हाँ, मैं समझ गया। संप्रदाय नेता, अंत में अंजेओम के पास चुपचाप वहाँ से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। एक गीत? हाँ, संप्रदाय नेता, सम्मेलन से पहले अब ज्यादा समय नहीं बचा है।
जैसे ही शब्द कॉन्फ्रेंस निकला, अंजेओम का चेहरा काला पड़ गया। सच कहे तो माउंट हुआ के शिष्यों में पहले कभी सदन एज संप्रदाय के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। सबसे पहले माउंट हुआ की सदन एज संप्रदाय के प्रति भावनाएं प्रतिस्पर्धी भावना से उपजी थी। लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से उन लोगों के बीच नहीं होती जो एक जैसे हैं और बहुत अलग नहीं हैं? माउंट हुआ और दक्षिणी एज संप्रदाय के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। दक्षिणी एज संप्रदाय को हराने के लिए किसी में भी आवश्यक उत्साह नहीं था। लेकिन अगर इस प्रतिस्पर्धा में कोई प्रेरणा न भी हो तो कौन चाहेगा कि उसके शिष्य दूसरे पक्ष से पिटे? सबसे छोटे बच्चों के लिए उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है और नुकसान बहुत अपमानजनक नहीं है। हालांकि जब बड़े शिष्य केंद्र में आते हैं तो अंतर दोगुना से भी ज्यादा हो जाता है, और ये तब और भी बढ़ जाता है जब सीधे किसी बड़े के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग सामने आते हैं। हमने कई समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। हम अभी शुरुआत में ही हैं और हमें माउंट हुआ की शानदार महिमा को फिर से बनाने की जरूरत है। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, संप्रदाय नेता। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। हाँ। जैसे ही अंजेओम और अनेम चले गए, ह्यूनजोंग अपनी सीट से उठे और अपने कमरे के पीछे की खिड़की खोल दी ताकि वे पिघली हुई बर्फ के साथ चोटियों को देख सके। बेर के पेड़ पर छोटे छोटे फूल खिले हुए थे जो तेजी से बढ़े थे। जब तक सम्मेलन शुरू होगा तब तक पूरे पहाड़ पर वसंत के बेर के फूल खिल चुके होंगे। बेर का फूल 7 ऋषियों की तलवार वापस आ गई है। हालांकि ह्यूनजोंग इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था कि केवल एक तलवार कला के साथ अपने अतीत के गौरव को पुनः प्राप्त करना असंभव था। शायद अगर हमारे पास अभी भी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड तकनीक होती। ह्यूनजोंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह जानता था कि अतीत में जो खोया है उसके बारे में सोचने से कोई बदलाव नहीं आएगा। ये समय ये खोजने का नहीं था कि उनमें क्या कमी थी, ये समय था जो उनके पास था उसे मजबूत करने का। फिर भी उसके दिल के कोने में पछतावा बना रहा। हे पूर्वजों, माउंट हुआ पर नीचे देखो। ह्यूनजोंग को अभी भी पता नहीं था कि माउंट हुआ पर पहले से ही एक पूर्वज उतर चुका है। दुर्भाग्य से ह्यूनजोंग ने 2 गलतियां की। एक बात ये थी कि वह सोचते थे कि चुंग म्यांग एक अच्छा बच्चा था, लेकिन माउंट हुआ के दृष्टिकोण से यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। चुंग म्यूंग का अंतिम लक्ष्य माउंट हुआ को विकसित करने में मदद करना था। ह्यूनजोंग जितना ज्यादा चुंग म्यूंग का पक्ष लेंगे, उनकी गतिविधियां उतनी ही व्यापक हो सकती हैं। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन ह्यूनजोंग द्वारा चुंग म्यांग को तरजीह दिए जाने के कारण माउंट हुआ का विकास तेजी से हुआ। लेकिन दूसरी गलती अधिक घातक थी। बेकचोन उतना सौम्य या विनम्र नहीं था जितना ह्यूनजोंग ने सोचा था। कुछ भी भोजन की जरूरत है। बोर्डिंग हॉल में एक साथ इकट्ठे हुए तीसरी श्रेणी के शिष्यों के चेहरे पर हैरानी थी। चुंग म्यूंग के अभ्यास ने शिष्यों को पूरी तरह से थका दिया। वह किसी तरह से प्रत्येक शिष्य में शेष बची ताकत का अंदाजा लगा सकता था और उस जानकारी का क्रूरतापूर्वक इस्तेमाल करके उन्हें उनकी पूरी सीमा तक धकेल देता था, उनके शरीर से पसीने की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेता था। इसलिए जब सभी का प्रशिक्षण समाप्त हो जाता तो वे कठोर चेहरे और धंसे हुए गालों के साथ वापस आते। तथापि आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी तृतीय श्रेणी के शिष्य ने कठोर प्रशिक्षण से असंतोष व्यक्त नहीं किया। बेशक उन्हें ऐसा लगता था कि हर बार जब वे उसके अधीन अभ्यास करेंगे तो वे मर जाएंगे, लेकिन क्या मनुष्य को अनुकूलनशील नहीं माना जाता है? इस भयानक प्रशिक्षण को 1 सप्ताह से अधिक समय तक दोहराए जाने के बाद ये किसी तरह अधिक सहनीय हो गया। वे इतने विकसित हो गए हैं कि जब वे अंडरवर्ल्ड में ठोकर खाते हैं और उस खलनायक मौत से आंखें मिलाते हैं तो वे ग्रिम रीपर से मुंह मोड़ लेते हैं और अपने आप वापस लौट आते हैं। लोहे को जितना पीटा जाता है वह उतना ही मजबूत होता जाता है, और जितना अधिक पीटा जाता है उतना ही मजबूत होकर लौटता है। जिस आदमी को पीटा जाता है उस पर काय नहीं जमती, वैसे भी लोगों पर काय नहीं उगती। पागल आदमी। इससे भी बुरी बात यह थी कि तीसरी श्रेणी के शिष्य देख सकते थे कि चुंग म्यांग सही था। वे महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर में दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया कि स्वस्थ शरीर का क्या मतलब है। लेकिन समस्या यह थी कि तीसरी श्रेणी के शिष्यों पर एक नई विपत्ति आ पड़ी, जो मानते थे कि यदि वे चुंग म्यूंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन करें तो वे किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं मरने जा रहा हूँ। ओह, ससुक्स गंभीरता से हैं। क्या ये हर बार बदतर नहीं होता जा रहा है? बेक के शिष्य उन्हें परेशान कर रहे थे। उस दिन चुंग म्यांग और बेक चेओन के बीच जब एक दूसरे से सामना हुआ तो उन्होंने तीसरी श्रेणी के शिष्यों को कुशलता से धमकाना शुरू कर दिया। ये स्पष्ट था कि वे हर बार जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे थे। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? उफ, सबकी नजरें एक ही स्थान पर टिकी थी और नजर के अंत में एक था। चुंग म्यांग ने उनकी निगाहों को स्वीकार करते हुए बस अपना सिर झुका लिया। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ये कमीना निश्चित रूप से बिना विवेक के पैदा हुआ था। 1 अध्याय 80 लड़ाई। अब तुम थक चुके हो। 1 उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं पहाड़ पर चलूं तो मुझे अपने घुटने सीधे रखने होंगे। मुझे बताया गया कि यदि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए तो मुझे पहले उनसे अनुमति लेनी होगी। अरे यार, वे बहुत घटिया और गंदा व्यवहार कर रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के शिष्यों ने तृतीय श्रेणी के शिष्यों को मनमाने ढंग से सताया। हर बार जब वे प्रशिक्षण लेते थे तो वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते थे और उन्हें परेशान करने के लिए तरह तरह के नए नियम बना देते थे।
आज यद्यपि उनका बोर्डिंग हाउस साफ था, फिर भी द्वितीय श्रेणी के शिष्यों ने मांग की कि वे उसे तब तक साफ करें जब तक कि धूल का एक कण भी न मिल जाए। मैं मार खाना पसंद करूंगा, जो गुल ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह दूसरों को मुकों से डराने धमकाने का आदी था, इसलिए वह इस तरह के दुर्व्यवहार का आदी नहीं हो सका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि द्वितीय श्रेणी के शिष्य ऐसे लोग होंगे। मैं उनका सम्मान करता हूँ। हम किसी पड़ोस के झगड़े में शामिल नहीं हैं। क्या उनकी हरकतें स्वीकार्य हैं? यू जोंग ने आह भरी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। इसमें कोई संदेह नहीं था कि द्वितीय श्रेणी के शिष्य उन्हें परेशान कर रहे थे। तृतीय श्रेणी के शिष्य के प्रति दुर्भावना और उपहास स्पष्ट था। इसके बावजूद उनके कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती थी। सबसे पहले द्वितीय श्रेणी के शिष्यों ने तृतीय श्रेणी के शिष्यों से जो कुछ भी मांगा वह माउंट हुआ द्वारा निर्धारित नियम और मानदंड थे। तो फिर समस्या क्या थी? क्योंकि ऐसे नियम कम से कम 200 साल पहले स्थापित किए गए थे। स्वाभाविक रूप से पुराने नियमों को वर्तमान समय के अनुसार संशोधित एवं परिवर्तित किया जाता है, लेकिन माउंट हुआ ने ऐसा कभी नहीं किया। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि संप्रदाय समय के अनुसार उन नियमों का चयन करेगा जिनका पालन करना है, तथा जो नियम पुराने हो चुके हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा। हालांकि द्वितीय श्रेणी के शिष्यों ने तृतीय श्रेणी के शिष्यों पर हमला करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए ऐसे पुरातन नियमों का इस्तेमाल किया। बाकी सब बातों को छोड़ दे तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ सामान्य नियम थे जो बड़े लोगों को शासन करने की शक्ति देते थे। नहीं, उन्होंने कहा कि माउंट हुआ के शिष्यों को अपनी तलवार कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या वे चाहते हैं कि हम नहाते या कपड़े धोते समय भी अपनी तलवारें थामे रहें? जब हम बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? मुझे कहा गया कि खाते समय भी इसे हाथ में पकड़े रहूं और सोते समय इसे पकड़ो। यह क्या बकवास है? क्या हमें माउंट हुआस के इतिहास में हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हर नियम को याद रखना चाहिए? वे तो उन सभी को जानते भी नहीं हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। तृतीय श्रेणी के शिष्यों ने दांत पीसना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो सत्ता के इस बेतुके दुरुपयोग के कारण क्रोध से उनकी नसें फट जाएंगी। जैसे हर बार जब द्वितीय श्रेणी के शिष्य उनके पास आते थे तो उनका जीवन छोटा होता जा रहा था। मैं ठीक से खा या सो भी नहीं पाता। वे हमें सिर्फ इसलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि वे उब गए हैं, और वे सभी को दोषी ठहराते हैं और हमें गालियां देते हैं, भले ही केवल एक व्यक्ति ने गलती की हो। आखिर वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? उफ, क्या हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? यू जोंग ने आह भरी। हम क्या कर सकते हैं? क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? ईमानदारी से कहूँ तो वे ये भी नहीं छिपा रहे हैं कि वे हमें धमका रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से सीमा पार कर रहे हैं। सही, मैं बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें हमारे प्रशिक्षण समय में बाधा डालते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी यह एक मार्शल संप्रदाय है। वे हमारे अभ्यास में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? तृतीय श्रेणी के शिष्यों की आंखें लाल हो गई थीं। दरअसल अब तक दूसरे और तीसरे दर्जे के शिष्यों के पास लड़ने का कोई कारण नहीं था। दूसरे दर्जे के शिष्य अपने प्रशिक्षण में बहुत व्यस्त थे और तीसरे दर्जे के शिष्य व्हाइट प्लम ब्लॉसम छात्रावास में एनजीओ से सीखते थे। उनका एक दूसरे के साथ बहुत कम संपर्क था। फिर भी ये सब होने से पहले तृतीय श्रेणी के शिष्यों के मन में द्वितीय श्रेणी के शिष्यों के प्रति प्रशंसा और लालसा की भावना थी। लेकिन अब जब वरिष्ठ अपने कनिष्ठों के खिलाफ इस तरह से खड़े हो गए हैं तो उन्हें विश्वासघात की अवर्णनीय भावना महसूस हो रही थी। यू जोंग ने इसके पीछे के अपराधी की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने चुंग म्यान की ओर देखा जो एक कुर्सी पर झुका हुआ था और कहा, चुंग म्यून, क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए के बारे में? सासुक। यू जोंग ने गहरी सांस ली। अब तक हर कोई चिल्ला रहा था और गालियां दे रहा था, लेकिन चुंग म्यान को एक शब्द भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। इस समय द्वितीय श्रेणी के शिष्य चाहते थे कि तृतीय श्रेणी के शिष्य उनके सामने झुके, विशेषकर चुंग म्यान। हालांकि यह काम करने का एक उबाऊ तरीका है, लेकिन यून जोंग द्वितीय श्रेणी के शिष्यों को अपने तरीके से समझ सकता था। वास्तव में चुंग म्यान द्वारा अपमानित महसूस करने के लिए द्वितीय श्रेणी के शिष्य गलत नहीं थे, बल्कि उन्हें अधीन करने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वह गलत था। सटीक रूप से कहे तो रास्ता पूरी तरह से गलत नहीं था, लेकिन जिस तरह से वे काम कर रहे थे वह गलत था। भले ही यू जोंग एक द्वितीय श्रेणी का शिष्य था, फिर भी उसे चुंग म्यान जैसे व्यक्ति को सहन करने में कठिनाई होती। अब तक बुजुर्गों और प्रथम श्रेणी के शिष्यों के साथ कोई समस्या नहीं हुई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चुंग म्यान ने उनके साथ व्यवहार करते समय कभी भी सीमा पार नहीं की। यह अज्ञात था कि चुंग म्यान के मन में क्या चल रहा था, लेकिन वह हमेशा संप्रदाय के भीतर वयस्कों के प्रति सम्मान दिखाता था। लेकिन बेग के शिष्य अलग थे। क्या यू जोंग ने पहले ही स्वयं नहीं देखा था कि चुंग म्यान ने बेग शिष्यों से किस प्रकार बात की थी? क्या ये स्पष्ट नहीं है कि वे क्या चाहते हैं? जाहिर, यू जोंग ने आह भरी। मैं आपको अपना व्यक्तित्व बदलने या उनके आगे झुकने के लिए नहीं कहूँगा। बस थोड़ा पीछे हटकर उनकी बात मानने की कोशिश करें, अनुपालन करना। चुंग म्यान ने जिस तरह से यह कहा, उसे सुनकर यू जोंग की आंखें कांप उठी। अरे, उसने गलत शब्द चुना। हालांकि यू जोंग की उम्मीदों के विपरीत चुंग म्यान ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उसने चमकती आंखों से यू जोंग को देखा और खौफनाक खुशी के साथ बोला, सहयुन, मुझे लगता है कि मुझे इसे हल करने का एक बेहतर तरीका पता है।
इस विधि से मैं वास्तव में सब कुछ हल कर सकता हूँ। चुन म्यान के चेहरे पर उत्साह देखकर यून जोन को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह पूछने से बच नहीं सका। वह कौन सी विधि है? क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? मैं उन सासुक कमीनों को नष्ट करने जा रहा हूँ। जैसे ही चुन म्यान ने जवाब दिया, वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और यून जोन ने हताश होकर चिल्लाया, उसे पकड़ो, उस पागल को पकड़ो। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो हम सब मर जाएंगे। उसे पकड़ो। शायद बाकी लोगों को भी यही बेचैनी महसूस हुई होगी, लेकिन सभी साहयुन दौड़े और उसे तुरंत पकड़ने के लिए तैयार हो गए। जब वे सभी चुन म्यून के अंगों को पकड़कर उसे पीछे खींच रहे थे, तो जुगुल उछल पड़ा और उसने चुन म्यून के शरीर को जमीन पर कुचल दिया। आह, उसे मत जाने दो, कभी मत जाने दो, छोड़ो। क्या तुम नहीं छोड़ोगे? तीसरी श्रेणी के शिष्य उससे ऐसे चिपके हुए थे जैसे कुत्ते भोजन को पकड़ते हैं। उनकी हताश आंखों में बस एक ही बात चल रही थी कि इस पागल कुत्ते को बोर्डिंग हाउस के बाहर मत छोड़ना। चुन म्यून, शांत हो जाओ। चुन म्यून, मैं उन सबको चकनाचूर कर दूंगा। संप्रदाय में वरिष्ठता के नियम हैं। यदि आप इसकी अनदेखी करते हैं तो वरिष्ठों को हराने पर आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। चुन म्यून की आंखें चमक उठी। ठीक है, मैं उन्हें पूरी तरह से नहीं तोड़ूंगा। मैं नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ एक व्यक्ति को मारूंगा, सिर्फ एक को। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह अभी भी हमसे ऊंचे स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ रहा है। बेवकूफ। उफ, बस उसे कसकर पकड़ो। आहा, ये कमीना इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ओह, चुन म्यान ने अपने दांतों से घुरघुराहट की। वे कमीने ऐसे काम कर रहे हैं जो हमने 100 साल पहले भी नहीं किए थे। मैं उन्हें बस एक छोटा सा सबक सिखाऊंगा। ताओवादी घर को शुद्ध और प्राकृतिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ये समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों और वर्गों से मुक्त स्थान है। क्या यह एक प्रसिद्ध कहानी नहीं है कि कैसे कन्फ्यूशियस लाओ त्जू का अभिवादन करने आए और उन्होंने कहा कि ऐसे काम मत करो। फिर भी ऐसे संप्रदाय के अनुयायी ऐसी बातें कर रहे थे। शांत हो जाओ चुन म्यान, अगर तुमने सासुक को हरा दिया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब तक आपने जो भी किया उसका अब कोई महत्व नहीं रहेगा। क्या आप शांत रहेंगे? छोड़ो, मुझे छोड़ो। तीसरी श्रेणी के सभी शिष्यों ने एक विशाल मानव मीनार बनाए और चुन म्यान को जमीन पर दबा दिया। फिर भी जब भी वह छटपटाता तो विशाल मीनार हिल जाती। ये देखकर यून जोन को पसीना आ गया। नहीं, क्या इसका कोई मतलब भी है? बेक चौन द्वितीय श्रेणी के शिष्यों में सबसे शक्तिशाली है। चुन म्यून के आने तक बेक चौन स्वाभाविक रूप से शिष्यों में प्रथम स्थान पर था। सभी को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह लंबे समय तक प्रथम स्थान पर रहेगा और अंततः संप्रदाय में सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। जो गुरु उनसे कमतर नहीं थी, लेकिन दूसरे दर्जे के शिष्यों की तरह मार्शल आर्ट सीखने में समय लगता था। जो गुरु के लिए बेक चेओन से आगे निकल पाना लगभग असंभव था, जो पहले से ही करीब एक दशक से मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित था। यदि यह संभव भी हो तो भी इसमें दशकों लग जाएंगे। यही कारण था कि शिष्यों को बड़ी उम्र के अंतराल के साथ स्वीकार किया गया था। चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली हों, उन्हें अपने कौशल को प्राप्त करने में काफी समय लगेगा। इसलिए विभिन्न शिष्य समूह आसानी से एक दूसरे को मात नहीं दे सकते थे। लेकिन अब यून जोन के सामने क्या हो रहा था? तृतीय श्रेणी के शिष्यों में सबसे छोटा शिष्य, जिसने हाल ही में माउंट हुआ में प्रवेश किया था, सभी द्वितीय श्रेणी के शिष्यों को नष्ट करने की बात कर रहा था। वास्तविक समस्या यह है कि यहाँ कोई भी इसे असंभव नहीं मानता। यदि इस पर तर्कसंगत ढंग से विचार किया जाए तो क्या होगा? वह समझ नहीं सका। चुन म्यान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, यह असंभव था कि वह बेक चेओन के खिलाफ जीत सके। भले ही चुन म्यान ने जन्म से ही मार्शल आर्ट सीखी हो, बेक चेओन के पास अभी भी प्रशिक्षण के लिए कई साल बाकी थे। इसके अलावा बेक चेओन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें प्रतिभा की कमी थी। इस तरह के अंतर को दूर करना असंभव होगा। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह प्रतिभाशाली होगा। हालांकि भले ही चुन म्यान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह 10 साल की उम्र के अंतर को दूर नहीं कर सकता था। यदि यू जोंग ने तर्कपूर्ण ढंग से सोचा होता तो चुन म्यान के लिए बेक चेओन को हराना असंभव था। लेकिन समस्या यह है कि अभी भी ऐसा लगता है कि बेक चेओन सासुक को काफी पिटाई झेलनी पड़ेगी। सबसे पहले चुन म्यान पर सामान्य ज्ञान और तर्कसंगतता लागू नहीं हुई। क्या इस आदमी ने अब तक जो कुछ भी किया है वह समझ में आया है? चुन म्यून, यू जोंग ने आह भरते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। क्यों? सम्मेलन शीघ्र ही आने वाला है। इसके बारे में क्या है? बेक चेओन सहयुन वह व्यक्ति है जो द्वितीय श्रेणी के शिष्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। यदि आप उसे इतनी बुरी तरह से हरा दे कि वह भाग न ले सके तो क्या होगा? चलो, तुम्हें नहीं लगता कि मैं उसे इस तरह पीटूंगा, है न? मुझे बस उसे इस तरह पीटना है कि उसे दर्द हो और कोई निशान न रह जाए। यही मेरी खासियत है। क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है। यू जोन को ये बात अच्छी तरह पता थी क्योंकि उस पर अनगिनत बार इस तरह से प्रहार किया जा चुका था। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। बेक चेओन साहयुन हमारा सासुक है। क्या वह अपना आत्मविश्वास इस तरह से चकनाचूर होने के बाद ठीक से प्रदर्शन कर पाएगा? चलो थोड़ी देर और रुकते हैं। हमारे लिए बेक शिष्यों द्वारा परेशान होना बेहतर है, बजाय दक्षिणी एज संप्रदाय द्वारा अपमानित होने के। चुन म्यांग ने भौहें सिकुड़ी। मुझे लगता है कि उसे सिर्फ मारना बेहतर होगा। बस इस बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे जाने दें। कृपया, ये सम्मेलन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
कृपया। हम। चुंग म्यांग ने अपना सिर घुमाया और नीरस आवाज में बोला, अब चलो। सहयुंगों ने यूजोंग की ओर देखा और जब उसने सिर हिलाया तो उन्होंने बहुत धीरे से चुंग म्यांग को छोड़ दिया और एक तरफ चले गए। फिर भी वे इतने पास रहे कि अगर वह अचानक भागता तो उसे पकड़ सके। तो फिर हमें सम्मेलन समाप्त होने तक इंतजार करना होगा, है ना? तब तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? साफ साफ कहो। यूजोंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और ऐसे बोला जैसे वह भड़की हुई आग को शांत कर रहा हो। हाँ, केवल सम्मेलन तक। ठीक है। चुंग म्यांग ने अपना सिर हिलाया। ये कुछ हिस्सा है जो महान सहयुंग ने अनुरोध किया था, इसलिए मुझे सुनना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों रो रही हो? कुछ भी नहीं, ये आंसू नहीं है, ये मेरे दिल का पसीना है, कमीने। लेकिन अगर वे मुझसे लड़ने आए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या ऐसा भी होगा? बस क्या होगा अगर? यूजोंग ने आह भरी। फिर आप इसे जैसे चाहे वैसे संभाल सकते हैं। वैसे भी अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। वास्तव में चुंग म्यूंग के मुंह के कोनों में एक शैतानी मुस्कान उभर आए और उस मुस्कान को देखकर यूजोंग का दिल अचानक 100 गुना अधिक असहज महसूस करने लगा। प्रथम श्रेणी के शिष्यों को अन्नाम दिया जाता है, जैसे अनएम और अनजेओम प्रथम श्रेणी के शिष्य हैं और बेक शिष्यों से एक पीढ़ी बड़े हैं।